चलें सर, आज की डिस्कशन जरा स्टार्ट करते हैं। एक सेट आपने सामने रखा है, लेकिन मेरा ख्याल है इनिशियली पहले रजिस्टर भी साथ रखना है, कुछ चीज़ें जरा लिख के भी करना है। मैंने अभी बातें करते करते आपके सामने दो तरह के बिजनेसेस की बात की थी। तो सबसे पहले हेडिंग लिखें, रजिस्टर पे लिखना, साथ नोट्स रखना, जहाँ जरूरत पड़ेगी साथ साथ कंपेयर कर सकते हैं। जी रेडी है जी ऑनलाइन सोर्स? हेडिंग लिखें जी, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। आपके लेवल पे, आपके इस इनिशियल लेवल पे काउंटिंग के दो तरह के बिजनेसेस का आपको आइडिया होना चाहिए। टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। जी बताएं जी, क्या क्या बोला था मैंने? ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है जी? चीजें खरीद के बेचना, परचेज करके सेल करना। और ऑपोजिट साइड पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है? चीजें मैन्युफैक्चर करके बेचना। बेचना दोनों में है, लेकिन ट्रेडिंग ने क्या करना? परचेज एंड सेल। परचेज एंड मैन्युफैक्चर एंड सेल। ट्रेडिंग बिजनेस की एग्जांपल मोबाइल शॉप बेस्ट एग्जांपल। आप जिस शॉप पे जाके मोबाइल खरीदते हैं, वो खुद मोबाइल्स बना रहा है, उसने खरीद के रखे हैं, आप वहां से परचेज कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहन में लाया, वो क्या कर रही है? वो मैन्युफैक्चर करके बेच रही है। इस तरह अगर गाड़ियों का शोरूम जहन में लाया, तो कार शोरूम है, वो ट्रेडिंग कर रहा है। कार शोरूम वाला शहर में इर्द गिर्द कार शोरूम नजर आते हैं, लेकिन जिन कंपनीज की वो कार्स बेच रहा है, उन कंपनीज ने बनाया। होंडा लिमिटेड जो है, वो कार मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रहा है। और अगर हम कार शोरूम वाले की एग्जांपल लें, तो वो ट्रेडिंग कर रहा है। हमारी डिस्कशन मेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरफ होगी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। लेकिन मैं उस तरफ जाने से पहले बस एक चीज थोड़ी सी आपसे जरा रिवाइज करवा दूं जरा। कभी आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग की? कभी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग की है सर? बताएं कैसे की है? ओपनिंग स्टॉक। हाँ एक मिनट। कॉस्ट ऑफ सेल्स की एक वर्किंग होती है। आपने जो पहले वर्किंग की हुई है, वो ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से की हुई है। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के वर्ड का मीनिंग है जो चीजें आप बेच रहे हैं उनकी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कैसे वर्किंग करते हैं हम? ओपनिंग स्टॉक लेते हैं और इसमें प्लस क्या करते हैं? प्लस क्या करते हैं? परचेजेस प्लस करते हैं। परचेजेस इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि जो चीजें हमने परचेज की उन्हीं को बेच रहे हैं हम, तो उन्हीं की कॉस्ट को हमने कैलकुलेट करनी है। यकीनन परचेज रिटर्न्स अगर हो तो माइनस कर लेंगे, कैरिज इनवर्ड्स हो तो प्लस कर लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह और कोई हो चीजें वो प्लस कर लेंगे। सिंपल जरा वर्किंग कर रहा हूँ। मेन तीन चीजें गिनवा दे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जरा ट्रेडिंग बिजनेस के नीचे लिखना है। अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जहन में लाएं, स्टार्ट में क्या आता है? सबसे ऊपर सेल आती है, फिर सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ऐसी है। एंड देन फिर अदर इनकम वगैरह उसकी मैं बात बाद में करता हूँ। इसी तरह अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बात है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी बेटा एक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वैसे ही बनेगी जैसे अदरवाइज बनती है। तो उसमें भी आएंगी, लेकिन किस चीज की सेल? जो चीजें बनाई होंगी उनकी सेल। सेल ऑफ गुड्स जो बनाई होंगी, उसमें से भी कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होगी। लेकिन वहां जो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग है,
वो फिर परचेजेस ने सेल नहीं होना, वहां चीजों ने पहले बनना है और फिर सेल होना। तो हम यहाँ से ऑनवर्ड्स अब डिस्कशन जरा स्टार्ट करते हैं। पहले कहला था नीचे आप हेडिंग बना लें, बस यहाँ तक ऊपर तो हमने जो डिफरेंशिएट करना था वो कर लिए। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की हेडिंग। बुक्स की अपने काइंडली कोई टेंशन नहीं लेनी है। बुक्स इंशाल्लाह इस वीक में कोशिश करते हैं कि इस वीकेंड तक मैक्सिमम आपके पास अवेलेबल हो जाए। फिलहाल चंद दिनों के लिए आपके पास नोट्स हैं, इंशाल्लाह वहीं से हम अपना काम कर लेंगे। ठीक है, तो बुक्स की कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, जब अवेलेबल होंगे तो मैं खुद आपको बताऊंगा। करें स्टार्ट जी। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पहले मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, तो बस हेडिंग लिख के आप रुक जाइएगा। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो गुड्स को बनाने के लिए, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमेशा एक फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी। अब हम कंपनीज के एंगल से बात करेंगे, बड़ी सी कंपनीज के एंगल से, तो फैक्ट्री की जरूरत ट्रेडिंग बिजनेस में पड़ती है? क्यों नहीं पड़ेगी? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फैक्ट्री की क्यों जरूरत है? तो मैन्युफैक्चर द गुड्स, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर, तो मैन्युफैक्चर द गुड्स। तो फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। जस्ट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट थोड़ा सा। अब हमें बात समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल बना देते हैं कि लेट्स अज्यूम आप लोग एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं जिसमें क्लॉथ लेके, क्लॉथ से शर्ट्स बनाना चाहते हैं। लेट्स अज्यूम हमारी एक फैक्ट्री है जिसमें हम शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। और किस चीज से शर्ट्स बना रहे हैं? क्लॉथ से शर्ट्स बनाएंगे। तो जस्ट विजुलाइज, इससे पहले कि हम इसे अदरवाइज लिखें और बात को आगे लेके चलें, क्या खरीद रहे होंगे और क्या बेच रहे होंगे? हम क्लॉथ खरीद रहे होंगे और फिर शर्ट्स बेच रहे होंगे। अब क्लॉथ को शर्ट्स में कन्वर्ट करना हमने, क्लॉथ से शर्ट्स बनानी है। ठीक है, तो इस काम के लिए हमें कोई जगह चाहिए जहाँ सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयज होंगे, जहाँ जरा विजुलाइज करें मशीनें लगी होंगी। ऐसे होगा सर? शर्ट्स बनानी जिसमें दर्जी होता है, लेकिन बड़ा से अगर बिजनेस में चले जाए तो बहुत से लोग होंगे, मशीनें लगी होंगी जिन पे शर्ट्स, सॉरी, जिन पे क्लॉथ से शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जिस चीज को आप खरीदते हैं ताकि आप वो बना सकें जिसको आपने बेचना है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जिसको आप खरीदते हैं ताकि वो बना सकें जिसको आपने बेचना है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्लॉथ की या शर्ट्स की? क्लॉथ खरीद रहे हैं ताकि आप शर्ट्स बना सकें। तो जो भी चीज आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में परचेज कर रहे हैं उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके जो आपने चीज बना के बेचनी होती है उसे बोलते हैं फिनिश गुड्स। व्हाट इज रॉ मटेरियल? इन दिस एग्जांपल क्लॉथ, लेकिन जनरली स्पीकिंग रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो भी आप खरीद रहे हैं ताकि उसको इस्तेमाल करके आप फिनिश गुड्स बना सकें, वो रॉ मटेरियल है। और फिनिश गुड्स उसको कहते हैं जो आपने बना के अल्टीमेटली बेचनी है। तो मेरी इस एग्जांपल में क्लॉथ इज अ रॉ मटेरियल एंड शर्ट्स आर फिनिश गुड्स। अगर आपका शूज मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और लेदर से फॉर एग्जांपल आप शूज बना रहे हैं, तो लेदर विल बी रॉ मटेरियल एंड शूज विल बी फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? जिससे फिनिश गुड्स बनती हैं। और फिनिश गुड्स किसे कहते हैं? जिसे आपने बना के बेचना होता है। अब हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे होंगे अपने किसी सप्लायर से और फिनिश गुड्स बना के अपने कस्टमर्स को बेच रहे होंगे। तो यहाँ तक इनिशियली जरा आप भी कंप्लीट कर लेंगे। बाकी ये जो मैं डेफिनेशंस वगैरह बोल रहा हूँ ये भी हमारे पास लिखी आ जाएंगी, तो फिलहाल जरा अपना थोड़ा सा जनरल सा कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर लें। Any confusion in my words?
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर? नोट कर लिए? देन अगर लिख लिया तो काइंडली एक दफा फिर रुक जाइएगा प्लीज। देन सर इस तरह करें, जरा अपना ही ये बिजनेस हमने क्लॉथ्स रॉ मटेरियल से हमने शर्ट्स एज अ फिनिश गुड्स बनानी है। अपनी ही फैक्ट्री जरा विजुलाइज करें जरा। फैक्ट्री में कौन 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 से डिपार्टमेंट्स होंगे, जरा एक फैक्ट्री की डायग्राम बना रहा हूँ। नहीं मैं स्टार्ट जरा कर लेता हूँ, बाकी क्योंकि कुछ नई चीजें शायद मैं बनाता हूँ, बाकी फिर फैक्ट्री अपनी समझनी है। कुछ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट्स कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे जिसमें फैक्ट्री में, ताकि हम शर्ट्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकें। जनरलाइज करके बात कर रहा हूँ, तो उसको जरा अपने जहन में जरा एक पिक्चर सी बनानी है। सबसे पहले क्या होता है, जरा स्टार्ट में ले लेते हैं। फैक्ट्रीज में ये क्या बनाने लगे ना, सबको पता है क्या? फैक्ट्री बनाने लगे, वैसे ही बन जाती बस फैक्ट्री। नहीं बाकी इंशाल्लाह वैसे भी बन जाएगी, फिलहाल ऐसे बन जाएगी। फैक्ट्री में बेटा सबसे पहले एक स्टोर रूम होता है। स्टोर रूम बनाया जाता है रॉ मटेरियल रखने के लिए। रॉ मटेरियल स्टोर रूम। ये रॉ मटेरियल के लिए जरा मैंने जरा एब्रीविएशन सी बना ली है, जरा स्पेस कम हो। आरएम किसे कह रहा हूँ? रॉ मटेरियल स्टोर। अब इस रॉ मटेरियल स्टोर रूम का मकसद क्या होगा? ऐसे नहीं होता कि प्रोडक्शन में जितना क्लॉथ चाहिए उसी वक्त मंगवाएं प्रोडक्शन करें, क्योंकि नॉर्मली फैक्ट्री जरा रिमोट एरियाज में होती हैं, शहरों से हट के भी होती हैं। तो कुछ रॉ मटेरियल रखना पड़ता है ताकि जब जरूरत पड़े उसे इस्तेमाल कर लिया जाए। तो रॉ मटेरियल स्टोर रूम का मकसद ये है, तो रॉ मटेरियल खरीद के स्टोर रूम में रख लेंगे। कहाँ से आएगा रॉ मटेरियल? सप्लायर से खरीदेंगे, रॉ मटेरियल स्टोर रूम में रखेंगे। फिर जैसे 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 रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती रहेगी, रॉ मटेरियल स्टोर रूम से निकाल के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर क्लॉथ से शर्ट्स बन रही हैं, क्लॉथ से शर्ट्स बन रही हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जरा विजुलाइज करें। इसमें मशीनें लगी होंगी, एम्प्लॉयज मशीनों पे काम कर रहे होंगे। जैसे 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 इन्हें क्लॉथ की जरूरत पड़ती होगी, ये कहाँ से मंगवाते होंगे? ये स्टोर रूम से। और स्टोर रूम में जो मैनेजर होगा या स्टोर रूम का जो इंचार्ज होगा, वो रॉ मटेरियल इन्हें इश्यू कर देता होगा। ये उस रॉ मटेरियल की बेस पे शर्ट्स बना लेते होंगे। और जैसे जैसे शर्ट्स बनती जा रही होंगी, कहाँ पे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले वो शर्ट्स को ट्रांसफर करते जाएंगे एक और स्टोर रूम में। नहीं पहले एक स्टोर रूम में, फिनिश गुड स्टोर रूम में। जैसे ही शर्ट्स बन जाएंगी, जरूरी नहीं कि साथ ही बिक जाए। पहले एक स्टोर रूम बनाया जाता है जहाँ पे शर्ट्स रख लेंगे, और फिर जैसे 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 हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे होंगे, हम फिनिश गुड स्टोर रूम में से ट्रांसफर करते जा रहे होंगे कस्टमर को। तो रॉ मटेरियल कहाँ से कहाँ आया? नहीं, रॉ मटेरियल स्टोर रूम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले जब उस क्लॉथ को शर्ट्स में कन्वर्ट कर लेते होंगे, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से शर्ट्स फिनिश गुड्स के तौर पे फिनिश गुड स्टोर रूम में आ गई। समझ आ रहा है? और फिनिश गुड स्टोर रूम में से कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी सर? कस्टमर के पास जाएंगी। कब जाएंगी? जब हम बेचेंगे। तो स्टोर रूम में, रॉ मटेरियल स्टोर रूम में सप्लायर से रॉ मटेरियल लेंगे, तो अपने पास रख लेंगे। जैसे जैसे जरूरत पड़ती होगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते जा रहे होंगे। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले जब शेड्स बना लेंगे, तो वक्ती तौर पे, टेम्परेरी तौर पे हम उसे फिनिश गुड स्टोर रूम में रख लेंगे। किस डेट तक? जिस डेट तक कस्टमर्स को अल्टीमेटली सेल ना हो जाए। तो हमने रॉ मटेरियल किससे खरीदना? परचेज करेंगे हम सप्लायर से, रॉ मटेरियल बेचना है। रॉ मटेरियल खरीद लेना है, अल्टीमेटली क्या बेचना है? फिनिश गुड्स किसको बेचनी है? फिनिश गुड्स कस्टमर को बेचनी है। ठीक है, एक मिनट मुझे बात पूरी कर लेनी चाहिए, जरा मैं बहुत से डिपार्टमेंट बनाने, जरा फिर शायद जगह बाद में ना रहे। तो मैं लेट मी फिनिश। यहाँ तक मेरी बात समझ आई कुछ? तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ रॉ मटेरियल स्टोर रूम? रॉ मटेरियल स्टोर रूम का क्या मकसद है? रॉ मटेरियल उस वक्त तक रखा जाए जब तक वो आगे भी रिक्वायर्ड नहीं है। फिर जैसे यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा और महसूस होगा कि रॉ मटेरियल कम हो गया, तो रॉ मटेरियल के जो इंचार्ज होगा, वो फिर फर्दर ऑर्डर करेगा सप्लायर को, ताकि रॉ मटेरियल आ जाए। ये ना हो कि काम हो रहा हो और रॉ मटेरियल आपका खत्म हो जाए। तो रॉ मटेरियल स्टोर रूम वाले की ये ड्यूटी होगी कि रॉ मटेरियल का सर्टन लेवल ऑफ स्टॉक को मेंटेन रखेगा। अब थोड़ा सा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जरा ज़हन बनाएं। लेट्स अज्यूम हमारा अकाउंटिंग ईयर है
1 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो रहा है, और देयर फॉर एंड कब होगा जी? अगर 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, 30 जून 2022। इस तरह की बातें सबको पता नहीं यार। अकाउंटिंग हमेशा एक अकाउंटिंग ईयर के एंगल से होगी। तब 1 जुलाई 2021 से हम रखते जरा रॉ मटेरियल स्टोर रूम देखें। इज इट पॉसिबल कि रॉ मटेरियल स्टोर रूम में कुछ रॉ मटेरियल ऑलरेडी पड़ा हो? अगर ये फर्स्ट ईयर बिजनेस नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लास्ट ईयर हमारे नेक्स्ट ईयर में क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर फर्दर मटेरियल की परचेज ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगी। और क्या ये पॉसिबल है कि साल के एंड पे 30 जून 2022 पे कुछ रॉ मटेरियल एंड रह गया, तो वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। वो फिर अगले साल ओपनिंग बन जाएगा। और ड्यूरिंग द पीरियड फिर कुछ रॉ मटेरियल स्टोर रूम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी इशू हुआ होगा, तो उसकी फिर मैं वर्किंग अभी करवाता हूँ। इसी तरह जरा फिनिश गुड स्टोर रूम में आए, जरा फिनिश गुड स्टोर रूम में पहले है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। क्या ये हो सकता है कुछ गुड्स लास्ट ईयर बन गई हो, कुछ शर्ट्स लास्ट ईयर बन गई हो लेकिन सेल ना हुई हो? वो क्या लास्ट ईयर में उन्हें क्या कहेंगे? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अगले साल के स्टार्ट पे ओपनिंग फिनिश गुड्स। फिर फर्दर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होंगी, परचेज की होंगी, फिनिश गुड्स और मैन्युफैक्चर होंगी। फिर पीरियड एंड पे हो सकता है कि गुड्स जो है अनसोल्ड हमारे पास रह गई हो, तो वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बन जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इट मींस रॉ मटेरियल के स्टॉक्स भी हो सकते हैं और फिनिश गुड्स के स्टॉक भी हो सकते हैं। लेकिन एक थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टॉक भी होती है। जरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होना है? नहीं, होना क्या है, गुड्स ने रॉ मटेरियल ने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होना। लेकिन लेट्स अज्यूम पीरियड के स्टार्ट पे, बिल्कुल पीरियड के स्टार्ट पे कुछ शर्ट्स पे काम हो रहा था लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट नहीं थी। मसलन फॉर एग्जांपल शर्ट्स पे अगर बटन लगने रह जाए या उसकी कुछ स्टिचिंग रह जाए, तो उस शर्ट को रॉ मटेरियल कहेंगे या फिनिश गुड्स कहेंगे? रॉ मटेरियल किसे कहेंगे? क्लॉथ को। फिनिश गुड्स किसे कहेंगे? जिस पे 100% काम हो गया। लेकिन अगर कोई लेस देन 100% कंप्लीटेड शर्ट्स हैं, क्या बोला मैंने? लेस देन 100%, तो इवन 99% भी है, अगर 1% काम भी रह गया तो इवन देन वो गुड्स फिनिश गुड्स नहीं कहलाएंगी। तो ऐसी शर्ट्स या ऐसी गुड्स जो अभी इन प्रोसेस हैं, कंप्लीट नहीं हुई, ऐसी फिनिश गुड्स जो अभी सेमी फिनिश फॉर्म में है। वर्ड समझ आ रहा है? 100% कंप्लीट नहीं है, तो सेमी फिनिश गुड्स को, सेमी फिनिश्ड फिनिश गुड्स को जो 100% कंप्लीट होने के बजाय लेस देन 100% कंप्लीट है, उनके लिए वर्ड यूज होता है वर्क इन प्रोसेस। जिन लोगों ने FA1 पढ़ा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, वो और चीज है, वो कोई नॉन करंट एसेट है। सिंपली क्या वर्ड बोल रहा हूँ? वर्क इन प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोसेस किसे कहते हैं? सेमी फिनिश गुड्स। लेस देन 100% कंप्लीटेड फिनिश गुड्स को वर्क इन प्रोसेस बोलते हैं। तो वर्क इन प्रोसेस दोबारा ज़हन में रखें, जरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखें जरा। पीरियड के स्टार्ट पे मशीनों पे इलेक्ट्रिक मशीनें अगर लगी हुई हैं, उन पे कुछ शर्ट्स बन रही हैं, कंप्लीट नहीं हुई, तो वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो सकता है। तो अगर पीरियड के स्टार्ट पे है तो वो क्या कहलाएगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। और अगर पीरियड के एंड पे है तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कौन कौन से? रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है, और फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं। ठीक है? आपने अगर ये भी डायग्राम नहीं बनाई तो कोई मसला नहीं है, इसके लिए जरा स्पेस रखना है, कोई आधा पेज आप बाद में बनाइएगा ये, लेकिन जरा टाइप्स ऑफ स्टॉक्स लिखना जरा। ये मैं जरा डायग्राम कंप्लीट कर लूँ, फिर इसको अकॉर्डिंगली आप डिपार्टमेंट्स बना लीजिएगा। इसके लिए हाफ पेज रखना, जरा बड़ी सी डायग्राम बनाइएगा, ये मैंने काफी दफा आपको बाद में भी दिखानी है। 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, पहले ये लिखा। Three types of stocks. In manufacturing business. बोलेंगे बट्स? बोले यार, अभी तो बात हुई नहीं बेटा। ओपनिंग क्लोजिंग तो हर एक का हो सकता है ना, मतलब टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग क्लोजिंग हो सकता है, फिनिश गुड्स का भी हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस का भी। लेकिन व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ स्टॉक्स? नंबर 1 रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किसे कहते हैं जी? जो परचेज किया है ताकि उससे फिनिश गुड्स बनाई जा सके, सप्लायर से खरीदा। सेकंड टाइप
वर्क इन प्रोसेस चले पहले लिखना है। वर्क इन प्रोसेस अपने वर्ड्स में क्या समझ आया बोला जरा, ये इंग्लिश जरूरी नहीं है। इन प्रोसेस गुड्स हैं, फिनिश गुड्स अभी बन रही हैं, कंप्लीट नहीं हुई, तो वर्क इन प्रोसेस जैसे फर्दर काम होना जिस पे भी, और फिनिश गुड्स फाइनली। तो फिनिश गुड्स मींस वो गुड्स जो कंप्लीट हो गई हैं, 100% काम हो गया है, लेकिन अगर लेस देन 100% काम हुआ है गुड्स पे तो फिर वो वर्क इन प्रोसेस है। सेमी फिनिश गुड्स लिखना ब्रैकेट में वर्क इन प्रोसेस के साथ, सेमी फिनिश गुड्स। अगर 5% काम हो गया गुड्स पे तो वर्क इन प्रोसेस है, 1% हो गया, 99% हो गया। अगर कोई काम नहीं हुआ तो रॉ मटेरियल है, कोई फर्दर काम नहीं हुआ तो रॉ मटेरियल है। 100% काम हो गया तो फिनिश गुड्स है, लेस देन 100 है तो वो कुछ भी हो सकता है, इवन 1% भी वर्क इन प्रोसेस है, 10%, 20%, मे बी 90%, लेकिन लेस देन 100% कंप्लीटेड गुड्स आर कॉल्ड एज वर्क इन प्रोसेस। एनी कंफ्यूजन? नोट करके जरा बताइएगा अगर लिखिए। ये लास्ट टाइम में हजरात नोट कर चुके हैं तो बता दीजिएगा। और अब इन तीनों चीजों के ओपनिंग स्टॉक्स भी हो सकते हैं। कोई भी अकाउंटिंग पीरियड अगर आपका है तो उस अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी पॉसिबल है, ओपनिंग रॉ मटेरियल भी हो सकता है स्टॉक का, और ओपनिंग फिनिश गुड्स का भी हो सकता है, और ईयर एंड पे आके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी, रॉ मटेरियल भी, एंड वर्क इन प्रोसेस। तो 3 टाइप्स हैं। बाकी फिर अगर हम अकाउंटिंग ईयर के एंगल से देखेंगे तो पीरियड के स्टार्ट पे जो स्टॉक्स हैं वो ओपनिंग है, और पीरियड के जो एंड पे स्टॉक्स हैं वो क्लोजिंग। ठीक है, देन जरा वापस आ जाए जो हम जरा एक डायग्राम बना रहे थे। तो ये तो बड़ा 3 एरियाज ऐसे हैं या 3 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे मेन काम शायद होना है, रॉ मटेरियल रखना है, प्रोडक्शन होनी है, फिर फिनिश गुड्स रखनी है जब तक वो सेल ना हो जाए। लेकिन देन फिर प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। तो वो जरा मैं 1-2 जरा पहले आपको बता दूं, फिर आप मैं चाहूंगा जरा आप खुद भी जरा सोचें। सबसे पहले इसमें एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। बड़ी फैक्ट्रीज में अच्छी जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनानी है, तो एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया जाता है। क्या फंक्शन होगा इस डिपार्टमेंट का? एक ये है गुड्स बन गई हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं सही नहीं बनी। एक है कि डिपार्टमेंट बना हुआ है और वो डिपार्टमेंट के लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बार बार जा रहे हैं और चीजें, एक तो ये कि बन गई हैं पता चला खराब हो गई हैं, और दूसरा तरीका ये ज्यादा बेहतर होगा कि चीजें बनती जा रही हैं और उसी वक्त देखा जा रहा हो, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो साथ ही आइडेंटिफाई करके उन्हें ठीक कर लिया जाए। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वालों ने खुद से शायद चीजें बनानी नहीं है, लेकिन इनका काम क्या होगा कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस को देखते रहें, जहां कोई प्रॉब्लम आ रही है वहीं पर टाइमली बेसिस पे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं। क्या यहाँ भी इंप्लॉइज होंगे? इनकी भी सैलरीज होंगी। अब ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है ये, लेकिन इनडायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। देन उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वैसे नॉर्मली हेड ऑफिस वगैरह में होते हैं। अच्छा, फैक्ट्री इस वक्त मैं बना रहा हूँ फैक्ट्री। फैक्ट्री का फंक्शन है गुड्स को बनाना, फिर एक होता है फंक्शन बिजनेस को चलाना, उसके लिए फिर एक हेड ऑफिस एक अलग डिपार्टमेंट है, फिर एक सेलिंग डिपार्टमेंट भी होता है। ये सेलिंग डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन होगा? चीजें बेचना, किसको बेचनी है, कौन है कस्टमर, तो वो अलग फंक्शन है। तो मेरा जरा इस वक्त फोकस सारा फैक्ट्री के अंदर है। बाकी हेड ऑफिस भी होगा जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है, सेलिंग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जरा जहन में लाएं जरा, सारी आ जाएगी जहन में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेल्स, सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स से ग्रॉस प्रॉफिट तक आता है, ग्रॉस प्रॉफिट से जरा आगे चलें, अदर इनकम से बाकी आए जरा। अब यहाँ एडमिन एक्सपेंसेस भी होते हैं, सेलिंग भी होते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस वगैरह भी होते हैं, अगर जहन में आ जाए जरा। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो हमारा मेन फोकस है वो एडमिन और सेलिंग डिपार्टमेंट्स में नहीं है, हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। दोबारा जरा ट्रेडिंग बिजनेस जहन में लाएं जरा। ट्रेडिंग बिजनेस में भी सेलिंग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ट्रेडिंग बिजनेस में भी होंगे। ट्रेडिंग बिजनेस में बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन, गुड्स को सेल करना, ये तो फंक्शन होगा ही है, लेकिन वहां फैक्ट्री नहीं होगी। तो मैं इस जगह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से बात कर रहा हूँ। इन एडिशन टू द हेड ऑफिस इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिपार्टमेंट होंगे, फैक्ट्री भी होगी। ठीक है, एचआर वाले फैक्ट्री में भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कॉमन प्रैक्टिसेस के एचआर, अकाउंटेंट्स वगैरह ये डिपार्टमेंट्स हैं हेड ऑफिस में होते हैं।
लेकिन अगर कोई बार फैक्ट्री के हेड का HR है जो फैक्ट्री के एम्प्लॉइज की ह्यूमन रिसोर्स वगैरह के लिए, तो वो डिपार्टमेंट भी पॉसिबल है। लेकिन जरा पहले मैन्युफैक्चरिंग को जरा ज़हन में रखते हैं अगर हम कोई डिपार्टमेंट्स पूरा कर लें। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? जी सर, कोई और हेल्प करें? अपनी फैक्ट्री समझ चले कैंटीन बना दें। फैक्ट्रीज में कैंटीन होती है जी एम्प्लॉइज के लिए। एम्प्लॉइज काफी सारे होते हैं फैक्ट्रीज में, वर्कर्स के लिए नॉर्मली कैंटीन प्रोवाइड खाना किया जाता है, होनी चाहिए वैसे। नहीं, अब अगर इस वक्त आप अपनी फैक्ट्री समझ के कहेंगे तो फिर तो आपको दिल नहीं मानेगा, लेकिन जरा एक एम्प्लॉय बन के जरा देखें तो शायद होनी चाहिए। बीच बीच में रखना, खुद भी खाना खा लूंगा जी। कोई और इसको जोड़े जी, चलिए बहुत बाद में बना लेते हैं। कोई और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स डिपार्टमेंट्स बनाए होते हैं। ये मैं एक थोड़ी सी बड़ी फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ जिसमें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी अलग होगा। बिल्डिंग की सिक्योरिटी, गुड्स की सिक्योरिटी, मशीनरी की सिक्योरिटी। ठीक है, हाँ जी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एक लिखते हैं, आप बाद में लिखिएगा, मेरे ज्यादा हो जाने का। रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, फैक्ट्रीज अगर रिमोट एरिया में हो तो बार बार शायद मैकेनिक वगैरह को ढूंढना। अगर बिल्डिंग की कोई मेंटेनेंस है या मशीनरी की मेंटेनेंस, खास तौर पर मशीनरी ब्रेकडाउन अगर हो गया और आप जाके ढूंढ रहे हैं किसी मैकेनिक को तो जरा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बड़ी फैक्ट्रीज में ऑब्वियसली जहां जरूरत हो रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होगा। इसका क्या फंक्शन होगा? इससे अच्छा ये भी क्लियर रखें, इससे प्रोडक्शन नहीं करनी है, लेकिन क्या इसका ने भी सपोर्ट करना, इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में इसने पार्ट प्ले करना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और इसके अलावा अभी आवाज कहीं से आ रही थी। हाँ जी, पावर हाउस होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वापडा की इलेक्ट्रिसिटी पे कोई रिलाई नहीं करना चाहता तो अपने भी पावर हाउसेस बनाए जाते हैं। कोई जनरेटर नहीं, बड़ा सा जनरेटर समझ लें जिससे फैक्ट्री पूरी चल सकती है। सोलर का पैनल्स हैं वो भी है। ठीक है, पावर हाउस लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक कॉमन चीज सब में ये है कि यहाँ इंप्लॉइज जहाँ भी होंगे, रॉ मटेरियल स्टोर रूम में होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी होंगे, फिनिश गुड स्टोर रूम में भी कोई ना कोई इंचार्ज होगा, लेकिन उनके अलावा इन डिपार्टमेंट्स में भी आपके इंप्लॉइज अवेलेबल होंगे। ठीक है, कैंटीन, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, रिपेयर मेंटेनेंस। एक और आवाज एक आई थी मेरे, हाँ, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल या छोटा सा कोई डिस्पेंसरी टाइप भी बनाई होती है इंप्लॉइज को। अगर ड्यूरिंग प्रोडक्शन इंजरी का खदशा हो तो रादर देन कि आप इंजरी हुई है और उसे हॉस्पिटल तक ढूंढने के लिए लेके जा रहे हैं, इमीडिएटली फर्स्ट एड वगैरह के लिए डिस्पेंसरी बनाई जाती है। देन एक भाई ये कह रहे थे मस्जिद होनी चाहिए। तो आप जैसे नौजवान होंगे तो मस्जिद की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल एक जनरल से मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ, समझ आ रही बात? मेन कौन से 3 एरियाज है? रॉ मटेरियल स्टोर रूम, फिनिश गुड स्टोर रूम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेकिन ये जो बाकी मैंने बनाए हैं ये सॉर्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट्स हैं ताकि मेन प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट किया जा सके। तो बात समझ आ गई? प्लीज कोई कंफ्यूजन अगर है तो पहले वो रिजॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप बनाइएगा। कोई डिपार्टमेंट में कंफ्यूजन? यकीनन और भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक इनिशियली मैं जरा थोड़ा सा आपको एक आइडिया देना चाह रहा था। नहीं बेटा, लाइब्रेरी रहने दें यार, लाइब्रेरी आप जैसे नौजवान हो तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन तो कहीं और बना लेंगे फैक्ट्री में लाइब्रेरी रहने। हाँ जी, क्लीनिंग डिपार्टमेंट वगैरह चलें, ये बना लें, क्लीनिंग एरिया सर। ठीक है, लिख ये लीजिएगा, बाकी डेफिनेटली हो सकते हैं। वो फैक्ट्री की तरह छत पे बना लेते हैं। नहीं, परचेजेस में तो वर्क इन प्रोसेस नहीं है, परचेज तो रॉ मटेरियल का जाएगा। वर्क इन प्रोसेस का मतलब काम जारी है, फिनिश प्रोसेस का काम जारी है, तो रॉ मटेरियल पर तो अभी कोई काम नहीं हो। लिख लें सर डिपार्टमेंट्स, ये नोट कर लिए। आप इस एंगल से देखें, जो बना रहे हैं बनाते हुए ओरिजिनल बना लिए। इन सब एरियाज का मकसद क्या है? ये सारा जो फैक्ट्री का, सारे जो फैक्ट्री के प्रेमिसेस हैं, इसका मकसद क्या है? अगर प्रोडक्शन ना हो तो फैक्ट्री भी ना हो। तो फैक्ट्री में जो भी है, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी इंप्लॉइज हैं, जो भी काम होना है, उसका मकसद ये है कि हम गुड्स को बना सकें या बेच सकें।
डेफिनेटली बेचनी भी है, लेकिन फैक्ट्री का मकसद गुड्स को इनिशियली बनाना है ताकि उन गुड्स को बनाने के बाद फिर अल्टीमेटली बेचा जा सके। लेकिन द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्री इज टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। इन अदर वर्ड्स, अगर गुड्स नहीं बनानी तो फिर फैक्ट्री की भी जरूरत नहीं है। सोच लें। ये आपका वेट कर रहा हूँ, जब आप बना लेंगे तो बता दीजिएगा। बना लें लेकिन बता दीजिएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जब बना लेंगे तो बताइए। अगर कोई वर्ड नहीं पढ़ा जाए तो बता दीजिएगा। मैंने डिस्पेंसरी लिखा है भाई, उसको जरा बता दो। और वर्ड नहीं पढ़ा जा रहा बता, पूछ लीजिएगा। डिस्पेंसरी किसे लिखा मैंने? डिस्पेंसरी क्या होती है? छोटा सा हॉस्पिटल, इनिशियली फर्स्ट एड देने के लिए। जी नोट कर लिया। कोई साहब लिख रहे हैं तो कहीं बता दें जरा। आप लोग लिख चुके? चलें वो काइंडली सेट जरा सामने रख लें जो आपके पास है, पेजेस का सेट है। चलें इस डिस्कशन के बेस पर चंद टर्मिनोलॉजीज और जरा पढ़ लें मेरे साथ, टर्म्स ऑफ देख लें। जी बेटा लिखिए आपने। ये सर फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करें। सारा फोकस इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे है, तो वो कहता है लिखा हुआ ये हुआ, इन सच अ बिजनेस अ फैक्ट्री इन एडिशन टू हेड ऑफिस, ब्रैकेट अंडरलाइन करना जरा। ये हेड ऑफिस जो होता है ना, मतलब बिल्डिंग सॉर्ट ऑफ है, उसमें दो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिपार्टमेंट्स। और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स और सेलिंग डिपार्टमेंट्स हेड ऑफिस में होते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हेड ऑफिस के साथ साथ और किस जगह की जरूरत पड़ेगी? फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी। पूरा सेंटेंस क्या है? इन एडिशन टू, सॉरी, इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अ फैक्ट्री इन एडिशन टू द हेड ऑफिस इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। तो कौन से डिपार्टमेंट्स हेड ऑफिस में होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स और सेलिंग डिपार्टमेंट्स। जिस तरह ट्रेडिंग बिजनेस में रिक्वायर्ड है, उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी रिक्वायर्ड है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन एडिशन टू दीज टू डिपार्टमेंट्स और कौन सी जगह भी रिक्वायर्ड है? फैक्ट्री भी रिक्वायर्ड है। बात समझ आ गई प्लीज? तो देयरफॉर क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाया जरा। एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी। जिस तरह ट्रेडिंग बिजनेस में स्टेटमेंट बनेगी, उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी बनेगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी सारी स्टेटमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एज इट इज बनेंगी, जिस तरह ट्रेडिंग बिजनेस में बनती है। लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बनती है, ट्रेडिंग में जरूरत नहीं है, उसका सेकंड लाइन में अगर नाम पढ़े, इन सच टाइप ऑफ बिजनेसेस, जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं, एक और स्टेटमेंट बनती है
क्या नाम लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट के वर्ड्स पर जरा गौर करें जरा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इस स्टेटमेंट को बनाने का क्या मकसद होगा? ये वर्ड्स पर जरा गौर करें, वर्ड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो चीजें बनाई गई हैं उनको बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, इस स्टेटमेंट में कैलकुलेट होगी। वो कैसे बनेगी वो मैं आपके सामने बनाता हूँ। लेकिन व्हाट इज एन एक्स्ट्रा स्टेटमेंट इन एडिशन टू द अदर स्टेटमेंट जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बनती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बिजनेस का कोई काम ट्रेडिंग बिजनेस में क्यों नहीं है? क्योंकि वहां चीजों ने बनना नहीं है, वहां तो सिंपली चीजों को खरीदना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट इज एन एक्स्ट्रा स्टेटमेंट जो सिर्फ किस बिजनेस में बनती है? बोला करें प्लीज। तो एन एक्स्ट्रा स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो प्रिपेयर्ड इन एडिशन टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो अब हमने एक स्टेटमेंट बनानी इंशाल्लाह भी सीखनी है, लेकिन उस स्टेटमेंट को सीखने से पहले जरा कुछ डेफिनेशन मैंने 2-3 बता दी हैं, कुछ जरा और पहले एक लिस्ट ही पढ़ लें। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का फॉर्मेट वगैरह क्या होगा वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ, लेकिन ये टर्म्स जरा पढ़ लें। दो तो बातें होगी नहीं, 2-3 शायद। 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स ढूंढने लाइन, कौन कौन से हैं जी? पढ़े इसके आगे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेट नाम लिखा हुआ है। रॉ मटेरियल को क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं। ब्रैकेट पढ़े जरा। डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल उस मटेरियल को कहते हैं व्हिच इज एन इंटीग्रल मींस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स। जिस चीज से फिनिश गुड्स ने बनना है उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। मेक द थिंग सिंपल, ठीक है। शर्ट्स अगर बनानी है तो व्हाट इज रॉ मटेरियल? अगर फॉर एग्जांपल चेयर्स बनानी है तो प्लास्टिक कैन बी, और अगर वुड है तो वुड, ठीक है। और अगर लेदर की बात हुई थी, अगर शूज बनाने हैं तो लेदर इज अ रॉ मटेरियल। तो वो मटेरियल विच इज जो इंटीग्रल पार्ट है फिनिश गुड्स का, वो फिर रॉ मटेरियल कहलाएगा। और रॉ मटेरियल ही का एक और नाम क्या लिखा हुआ? डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। सेकेंड लिखा हुआ है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या होती हैं? द प्रोडक्ट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर बीइंग सोल्ड। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो चीज आप बना रहे हैं ताकि बेच सकें उसे फिनिश गुड्स बोला जा रहा है। और वर्क इन प्रोसेस क्या है? सेमी फिनिश गुड्स। देन इसके बाद अपने अब रजिस्टर साथ रखना है जहां आपने अपने डायग्राम बनाई है फैक्ट्री की। अगले 3 टर्म्स में साथ और पढ़नी है, इनको पढ़ते हुए रजिस्टर वाली डायग्राम साथ रखनी है। एक टर्म यूज हो रही है नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं? नेक्स्ट लाइन पढ़े उसकी तरफ। Salary of those employees directly involved in converting the raw material into finished goods. In other words, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं फैक्ट्री के अंदर, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं उनकी सैलरी को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर सिंपली मीन सैलरी की बात हो रही है, लेकिन किस डिपार्टमेंट की सैलरी की बात हो रही है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सैलरी मीन्स जहां रॉ मटेरियल ने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होना, ठीक है। देन उसके बाद एक वर्ड है फैक्ट्री ओवरहेड्स। और से वर्ड सुनना है जरा मेरे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये जो फैक्ट्री आपने बनाई है, फैक्ट्री की डायग्राम देखा था, इसमें जो कॉस्ट आनी है फैक्ट्री में जो कॉस्ट आनी है, इस कॉस्ट को 3 हेडिंग्स में ब्रेक किया जाता है, 3 मेड हेडिंग्स में। सबसे पहले रॉ मटेरियल कॉस्ट आती है सर। फिर उसमें डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आएगी। डायरेक्ट मटेरियल मींस रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, इन 2 कॉस्ट के अलावा फैक्ट्री में जितनी कॉस्ट होंगी उनको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स एक मेन हेडिंग है। इन 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे फैक्ट्री के खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने फैक्ट्री में एक्सपेंसेस होंगे उनको क्या कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। बगैर आगे पढ़े वैसे जरा सोचते हैं, फैक्ट्री की डायग्राम जरा देखें। क्या फैक्ट्री की इस डायग्राम में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा डिपार्टमेंट्स भी हैं? तो एम्प्लॉइज उसमें भी हैं। तो वो जो एम्प्लॉइज की सैलरी अदर देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट लेबर इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। कंसंट्रेट करना है, गौर से मेरी बातें सुना जरा। रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? जिससे फिनिश गुड्स का पार्ट बन जाना है। हमारी इस एग्जांपल की बेस पे बात हो रही है क्लॉथ की। एक तो रॉ मटेरियल मींस क्लॉथ की कॉस्ट आएगी शर्ट्स को बनाने में। सेकेंडली डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं? वो एम्प्लॉइज जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी को डायरेक्ट लेबर कहते हैं। इन 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर हमारी फाइनली मेन हेडिंग है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में सारे एक्सपेंसेस आने हैं जो अदर देन रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट के हैं। तो अगर कोई एम्प्लॉइज की सैलरी है अदर देन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स है, लेकिन वो किस नाम से फैक्ट्री ओवरहेड है? इनडायरेक्ट लेबर। मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, अभी लिखे मिल जाएंगे आपको। इसी तरह फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ सकती है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कहाँ आएगा?
नहीं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगा। इसी तरह कोई रिपेयर मेंटेनेंस हो सकती है, रिपेयर मेंटेनेंस में जो एक्सपेंस आएगा वो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में चला जाएगा। तो रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री में जितने एक्सपेंसेस होंगे उन सब एक्सपेंसेस की मेन हेडिंग क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। और उस फैक्ट्री ओवरहेड्स की फिर एक लिस्ट बन जाएगी। अब मैं जरा ये बात ध्यान में रखते हैं, जरा आगे मैं साथ पढ़। सबसे पहले तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की इमीडिएटली नीचे वाली जो लाइन में लिखा हुआ है, बोलें क्या लिखा है? ऑल एक्सपेंसेस विद इन फैक्ट्री एक्सेप्ट कहां, कौन कौन से? अब दो वर्ड्स और सुन लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं अभी आपके सामने एक फॉर्मेट बनाता हूं, आप भी मेरे साथ बनाइएगा। फिर एक वर्ड ऊपर हमने पढ़ा था डायरेक्ट मटेरियल, उन्होंने कहा था रॉ मटेरियल इज आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट। का मतलब ये है कि ऐसा मटेरियल जिससे डायरेक्टली फिनिश गुड्स में लगना, जिस तरह क्लॉथ है, शर्ट्स हैं, लेदर है, शूज हैं, वुड है, चेयर्स हैं, ठीक है। तो जो मटेरियल डायरेक्टली फिनिश गुड्स में लगना है वो तो हो गया डायरेक्ट मटेरियल, मींस रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल के अलावा कोई भी मटेरियल लगेगा, उसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ। अगर रॉ मटेरियल के अलावा कोई भी मटेरियल फैक्ट्री में यूज होगा तो उसको फिर क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। उसे एक लाइन पढ़ना, जस्ट एक मिनट। इनडायरेक्ट मटेरियल मींस एनी मटेरियल अदर देन क्या? तो उसकी एग्जांपल्स के तौर पर पढ़ना आगे। तो क्लीनिंग मटेरियल है जिससे फैक्ट्री की सफाई हो रही है, या कोई ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स ऑफ मशीनरी है, जिस तरह बाइक्स को रेगुलरली ऑयल उसका चेंज करवाना पड़ता है बाइक्स में, गाड़ियों में, इस तरह मशीनों पे मशीनों का ऑयल चेंज होता है, उस पर लुब्रिकेंट्स लगते हैं। तो ये जो ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स है ये शर्ट्स पे लगने हैं तो वैसे खराब हो जाएंगे, तो इन्होंने किस पे लगना? तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है इनडायरेक्ट मटेरियल को समझने का? एनी मटेरियल अदर देन द रॉ मटेरियल यूज इन फैक्ट्री इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। और फिलहाल उसकी दो एग्जांपल्स ध्यान में रखना है, बोले कौन कौन सी? क्लीनिंग मटेरियल एंड ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। जी आप कुछ कह रहे थे? वर्क इन प्रोग्राम की परचेज कर लेते हैं। बेटा क्या मतलब हुआ है? तो पहले हम वर्क इन प्रोसेस किसे कहते हैं वो सोच लेते हैं। वर्क इन प्रोसेस कहते हैं किसे? वो बंडल जो कंप्लीट नहीं, तो बेटा उसे बना रहे हैं ना, चीजें बन रही हैं और अभी बनी नहीं है, ये वर्क इन प्रोसेस। इसको खरीद लेने का क्या मतलब है? जो कंप्लीट तो बेटा क्यों हम ऐसे खरीद रहे हैं? देखते हो फिर उसे हम इनिशियली रॉ मटेरियल क्या देंगे? जहां कहीं पड़ा है वो मुझे दिखा दीजिएगा। खरीदी तो जा सकती है, लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होगा काम क्या कि हम वर्क इन प्रोसेस नहीं शायद खरीद रहे होंगे, हम रॉ मटेरियल खरीद के वर्क इन प्रोसेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे। बाकी आपने जहां देखा मुझे फिर कल दिखा जी। इनडायरेक्ट मटेरियल बेटा समझ आ गया? जी समझ आ गया सर। देन आ जाए इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर मैंने अभी पहले ही बता दिया था, बताएं मेरी तरफ देखिए क्या बोला था मैंने। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर दोनों सैलरीज है, दोनों सैलरीज हैं एम्प्लॉइज को जो पैसे देने हैं। डिफरेंस क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज की सैलरी डायरेक्ट लेबर है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा जो फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी इनडायरेक्ट लेबर कहलाती है। पढ़े जरा सेंटेंस का लिखा, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज विद इन ए फैक्ट्री बट आउटसाइड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सिक्योरिटी गार्ड लिखा हुआ है, उसकी और एग्जाम्पल्स बताएं अपनी डायग्राम देखते हुए। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हो, सिक्योरिटी गार्ड्स हो, कैफेटेरिया में कोई हो, डिस्पेंसरी में लोग हो, किसके बाहर हो, किसके बाहर हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाहर जो भी है एम्प्लॉय को सारे उनकी सैलरी सारी इनडायरेक्ट लेबर की क्लासिफिकेशन में आएगी। जी जी जो भी है, जो भी है, किसके अलावा है, किसके अलावा जो भी है। नहीं बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं वो डायरेक्टली काम करें, बाकी जो क्वालिटी कंट्रोल वाले हैं वो भी सुपरवाइज कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें तो ये सिक्योरिटी गार्ड्स भी क्या कर रहे हैं, वो भी पूरी फैक्ट्री को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स इनडायरेक्टली प्रोडक्शन ही को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग डायरेक्टली गुड्स बना रहे हैं उनकी एक अलग क्लासिफिकेशन हो गई है, और जो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट सैलरी होगी। तो ये सैलरी फैक्ट्री की ही है और फैक्ट्री का एक्सपेंस है। सिर्फ दो क्लासिफिकेशन हो गई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उन्हें डायरेक्ट लेबर कह दिए, और जो उसके अलावा है जो डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में खुद से कन्वर्ट नहीं कर रहे, जो उसको कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, वो फिर इनडायरेक्ट सैलरी। ठीक है, देन काइंडली जरा रजिस्टर खोलो। अब ये जो चंद एक टर्म्स आपके सामने आई हैं इनकी बेस पे एक स्टेटमेंट बनानी है हमने। क्या नाम आया था, कहीं ढूंढ के बताएंगे ऊपर? तो हेडिंग लिखें काइंडली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। आधे से ज्यादा अगर सफा है फिर तो काइंडली शुरू कीजिएगा, वरना
अगर थोड़ी सी लाइनें रह गई तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर लीजिएगा। एक पूरा पेज है चाहिए होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। जी यूसुफ साहब, ये जब सॉरी आपका नाम वैसे नहीं सही पढ़ा जा रहा, ये जो आपने बटन वगैरह की बात की इंशाल्लाह फिर डिटेल में बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स एग्जांपल्स बेटा भी आ जाएंगी। इनिशियली जो चंद एक बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, इनकी बेस पर एक स्टेटमेंट थोड़ी सी स्टार्ट कर लें। कॉस्ट ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की हेडिंग देख के काइंडली प्लीज अपने वर्ड्स में बताएं क्या मकसद है स्टेटमेंट का। कोशिश किया करें प्लीज, कोई ऐसी साइंस नहीं है। चीजों को बनाने में जो कॉस्ट आनी है, जो कॉस्ट आई है उसको कैलकुलेट करना है स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। कौन सी 3 कॉस्ट मैंने शायद थोड़ी देर पहले भी बताई थी, कौन सी 3 कॉस्ट गुड्स को बनाने में आती हैं? डायरेक्ट मटेरियल मींस रॉ मटेरियल, नंबर 2 डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में कौन कौन सी कॉस्ट आ जाएंगी? सारी आ जाएंगी, नहीं सारी आ जाएंगी, बाकी लिस्ट बना लेंगे फिर। सारी आ जाएंगी, प्रिंसिपली स्पीकिंग सारी आएंगी सिवाय किसके? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। बाकी फिर वो कौन कौन से आएंगे इंशाल्लाह इसकी लिस्ट बना लेंगे। स्टार्ट नहीं कीजिएगा। सबसे पहले बेटा इस मेरे साथ से शुरू कर लें मैं। सबसे पहली इस स्टेटमेंट में हेडिंग आएगी रॉ मटेरियल। साथ जरा जहां जहां जरूरत पड़े और मैं कहूँ तो डायग्राम आपने रिलेट करनी है जरा, तो अपनी जरा डायग्राम देखना जरा। रॉ मटेरियल स्टोर रूम जरा ध्यान में लाएं। अब इस रॉ मटेरियल स्टोर रूम में अगर हम थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करें तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी हो सकता है, फर्दर परचेज भी रॉ मटेरियल की हो सकती है, यकीनन रिटर्न्स भी हो सकती हैं, रॉ मटेरियल रिटर्न। फिर देन रॉ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू होगा या सेल हो जाएगा? सेल तो फाइनली फिनिश गुड्स में होना। तो या इन अदर वर्ड्स इशूड का मतलब ये है कि जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कंज्यूम हो जाएगा। कंज्यूम का मीनिंग क्या होगा? यूज हो जाएगा, यूज्ड मटेरियल या कंज्यूम मटेरियल। और फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी हो सकता है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, जरा डायग्राम रखना सामने, क्या जो रॉ मटेरियल परचेज हुआ है वो हमारा एक्सपेंस होगा या जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो हमारा एक्सपेंस होगा? मसलन लेट्स अज्यूम 5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और इस अकाउंटिंग पीरियड में सपोज 4 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल यूज हुआ है, तो जो रॉ मटेरियल 4 लाख रुपीस का यूज हुआ है वो एक्सपेंस है, जो 5 लाख रुपीस का परचेज हुआ है वो एक्सपेंस है, या जो 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल बच गया वो एक्सपेंस है? यकीनन परचेज तो 5 लाख का हुआ है, लेकिन जो 1 लाख का बच गया है वो तो शायद अभी क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक है तो एसेट है, वो जब अगले साल इस्तेमाल होगा फिर एक्सपेंसेस में जाना चाहिए। तो 4 लाख का जो रॉ मटेरियल कंज्यूम है वो हमारा एक्सपेंस है। समझ आती है सर? मसलन फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक सिंपल एग्जांपल, अगर आपने कोई पेन का बॉक्स लिया हो, अकाउंटेंट बनकर जरा सोचें 10 पेन है उसमें, तो जैसे ही आपने वो बॉक्स लिया है क्या वो एक्सपेंस हो गया? फॉर एग्जांपल वो अगर 500 रुपए का आया तो फिलहाल माशाल्लाह आपका एसेट है यार, सोचें जरा एक मिनट। अब वो कब एक्सपेंस बनेगा आपका? जैसे जैसे आप एक पेन यूज करेंगे वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा शुरू करेंगे वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, जितने बचे होंगे वो भी क्या होंगे? समझ आ रही है मेरी बात? इस तरह अगर कोई कार्ड नहीं, पता नहीं अब वो होता भी है वैसे जमाना भी नहीं, वो जो मोबाइल का कार्ड होता है चार्जिंग कार्ड, तो जब आप एज इट इज वो कार्ड लेंगे तो उस वक्त वो क्या है? अभी एसेट है। कब एक्सपेंस होगा? जब वो 10-15-20 मिनट बाद इस्तेमाल हो जाएगा। नहीं ज्यादा टाइम लग जाएगा? नहीं, जब वो चीजें इस्तेमाल होने से एक्सपेंस आउट होंगी या परचेज करने से एक्सपेंस हो जाएंगी? सोच लें एक मिनट, सोच लें, तसल्ली सोचो। जब चीजें खरीदेंगे उस वक्त एसेट है, हाँ जब इस्तेमाल हो जाएंगी या होती जा रही होंगी उस वक्त फिर हमारे एक्सपेंस में ट्रांसफर हो जाएंगी। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल की सेटिंग में
हम कैलकुलेट ये करेंगे कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये कंज्यूम वर्ड बार बार आना है। व्हाट इज द मीनिंग कंज्यूम? कंज्यूम जो इस्तेमाल हुआ। तो सबसे पहले इस हेडिंग में क्या कैलकुलेट होना है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और उसका क्या तरीका हो सकता है पहले मैं वैसे आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आप भी सोचूंगा। अगर मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लेट्स अज्यूम 2 लाख, बाकी मैं फिगर्स बाद में लिखता हूँ। 2 लाख रुपए का सपोज ओपनिंग रॉ मटेरियल अवेलेबल है, परचेज हुई है सपोज 7 लाख। प्लस हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे? 2 लाख का पड़ा था, 7 लाख का और आ गया, टोटल 9 लाख रुपए का हो गया। लेट्स अज्यूम 1,50,000 रुपीज का रॉ मटेरियल क्लोजिंग बच गया। तो अगर इसे ओपनिंग प्लस परचेजेस में से मैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या चीज कैलकुलेट हो जाएगी? 2 लाख का पड़ा था, 7 लाख का और खरीदा, टोटल 9 लाख रुपीज का हो गया था। अगर 1,50,000 रुपीज का रह गया है, कैलकुलेट कर लें तो वैसे, या कैलकुलेटर अगर है तो 7,50,000 का फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ का मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया होगा। असूलन तो 9 लाख रुपए का मटेरियल होना चाहिए था, लेकिन अगर 1,50,000 रुपीज का रॉ मटेरियल रह गया तो कितना रॉ मटेरियल फिर आपने यूज कर लिया होगा, वो हम एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोबारा अपने ज़हन में जरा कॉस्ट ऑफ सेल्स लाएं जो अदरवाइज ट्रेडिंग बिजनेस में कैलकुलेट होती थी, है ज़हन में? वहां भी ओपनिंग लेते थे, फिर प्लस क्या करते थे? माइनस क्लोजिंग। वहां वर्ड लेकिन क्या यूज करते थे? नहीं, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, आंसर को क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब वहां कॉस्ट ऑफ सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वो चीजें थी जिनको हमने बेचा होगा, लेकिन यहाँ थोड़े से वर्ड चेंज होंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। ठीक है, तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्किंग? हमें पता चले कि कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया जो हमारे एक्सपेंसेस में शामिल होना चाहिए। तो एक छोटी सी वर्किंग लिखे, वर्ड समझ आए मेरे? बोले जरा फिर आप क्या क्या कह रहा था? ओपनिंग स्टॉक फिगर्स को समझाने के लिए आपको मैं अज्यूम कर रहा हूँ, डेफिनेटली भी क्वेश्चंस करेंगे, पहले रफ सी वर्किंग अज्यूम फिगर्स के साथ। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपीस प्लस परचेजेस, लेट्स अज्यूम 7 लाख रुपीस। ऑब्वियसली अगर परचेजेस रिटर्न्स हो जाए तो माइनस हो जाएंगी, फिर रॉ मटेरियल पे भी कैरिज हो सकता है, रॉ मटेरियल परचेज कैरिज हो सकता है। फिर थोड़ा सा अगर और कोशिश करें याद आ जाए शायद चीजें आपको। अगर ये रॉ मटेरियल कहीं पाकिस्तान के बाहर से इंपोर्ट किया आपने तो इंपोर्ट ड्यूटीज भी हो सकती हैं, वो सारी चीजें एज इट इज है। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी अगर जहन में है तो भी हो सकता है। तो वो जो सारी चीजें परचेज में प्लस होती हैं वो एज इट इज अब रॉ मटेरियल परचेज में प्लस होती हैं। कस्टम ड्यूटी ठीक है अगर जहन में आया, वो चीजें नहीं मैं लिख रहा, एक समराइज फॉर्म में लिख रहा हूँ। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ऊपर क्योंकि हेडिंग रॉ मटेरियल लिखी हुई इसलिए मैं रॉ मटेरियल दोबारा नहीं वर्ड्स लिखा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ ऑब्वियसली रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,50,000 सपोज। सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज, मेरा ख्याल 750 बनता है। इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो 7,50,000, जरा एक नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिएगा जरा, और फिर उसके सामने 7,50,000 के सामने आपने लिखना ये जो फाइनल हमारी फिगर आइए इसे फिर कहेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ऑब्वियसली उसके नीचे भी अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, जरा अगर सामने रख लेंगे तो मैं जरा फॉर्मेट जरा थोड़ा सा तरतीब से बन जाएगा। इसलिए पहले रिक्वेस्ट मेरी थी कि देख लिया करें, लेकिन शायद मैंने खुद ही कहा था कि लिखें, लेकिन ये वर्ड्स बहरहाल पूरे लिखिएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट? अगर आपसे कहूँ कभी कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करें तो आप क्या क्या ढूंढा करेंगे? बोलना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, बाकी चीजें अगर मिल जाएंगी तो ठीक है, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू गेट द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ऑब्वियसली कंज्यूम्ड मींस हम यूज्ड भी कह सकते हैं, कर लें जरा लिख लें स्लैश करके लिखना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड। तो फाइनली 7,50,000 का इसका मतलब मेरी इन फिगर्स की बेस पे रॉ मटेरियल हमने इस्तेमाल किया होगा अपने इस अकाउंटिंग पीरियड में गुड्स को। एनी कंफ्यूजन?
चलो आगे। सेकंड बेटा इसके बाद हेडिंग फिर होगी डायरेक्ट लेबर। ये वही वर्ड्स आने हैं जो अभी आपने पढ़े हैं, लेकिन मैं अब उसका एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, मतलब किस सीक्वेंस में हमने चीजें ढूंढनी है। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम, और आफ्टर रॉ मटेरियल कंज्यूम फिर क्या ढूंढा करेंगे, बोल दें यार, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं, बोले अपने आप को जरा सही याद करवाएं जरा। सैलरी है ये, डायरेक्ट लेबर सिंपली मीन सैलरी की बात हो रही है, लेकिन किन एम्प्लॉयज की सैलरी की, जब प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। तो लेट्स अज्यूम इनकी सैलरी 8 लाख रुपीज है। देन एक सेकंड यहां तक लिख के रुकिएगा जरा। अगर इन दो फिगर्स को आपस में प्लस कर लिया जाए, इन दो फिगर्स को, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट लेबर, तो प्लस करके एक फिगर बताइएगा क्या आती है। 15,50,000। कैलकुलेटर यूज करें जिनके पास है, ठीक है, जुबानी फिगर सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपको जरा क्लियर करें। अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट लेबर को आपस में प्लस कर लें, जो तो कर लेंगे, तो जो प्लस करके फिगर आएगी उसको कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट किसी अलग से कॉस्ट का नाम नहीं है। प्राइम कॉस्ट इज सम ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट लेबर। आपने बिल्कुल आपके सही में सही आ रहा है, ये अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो कोशिश कर लें अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के साथ लिख लें डायरेक्ट मटेरियल, इसी को डायरेक्ट मटेरियल कहा था हमने। तो इन अदर वर्ड्स हम प्राइम कॉस्ट को ऐसे भी कह सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कोई अलग से कॉस्ट नहीं है, इट इज सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। ये मैं आपकी बात से बल्कि मुझे भी याद है, ये पीआरसी में कुछ थोड़ा बहुत है मेरा ख्याल, तो सही बना रहा हूँ फिर मैं। लेकिन आप भी आप सही बताइएगा। नहीं, वहां भी कोई स्टेटमेंट बनानी होती है वो तो मेरे ख्याल, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है सर, अगली हेडिंग बताएंगे। चले मैं ही बताता हूँ, प्राइम कॉस्ट के बाद हेडिंग क्या है। ठीक है, कम से कम मेरे बताने से याद आना चाहिए। फाइनल हेडिंग से फैक्ट्री ओवरहेड्स। और फैक्ट्री ओवरहेड्स के वर्ड को जरा थोड़ा सा जरा शॉर्ट करना है, जरा एब्रीविएशन के तौर पे बार बार इसने यूज हो जाना है। ब्रैकेट में लिख लें जरा FOH, लेकिन बार बोलना पूरा ही है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में आई वंस अगेन रिपीट, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन अब हम यहाँ उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। तो पहले तो दो वो चीजें लिख लें जो आपने अपने पेज पे पढ़ी थी, बताएंगे ढूंढ के किन दो चीजों की बात कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल फिगर्स में कुछ अज्यूम कर रहा हूँ जी इनके सामने। ये प्राइम कॉस्ट के नीचे लिख रहा हूँ, आप भी काइंडली जरा थोड़ा सा जरा प्रेजेंटेशन ऑफ द थ्री में साथ रखिएगा। लेट्स सी 50,000 इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। फिगर्स आपको दी होंगी या सॉल्व करनी होगी वो हम कर लेंगे, इस वक्त एक जस्ट सिंपली फॉर्मेट याद करवा रहा हूँ। लेट्स अज्यूम 3 लाख रुपीस। बाकी अब इसके अलावा भी मैंने चंद एक एग्जांपल्स दी थी, तो कोशिश करें आप भी। रेंट, अगर फैक्ट्री रेंट पे है तो, अच्छा ये अंडरस्टूड है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में आने सारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं। रेंट ऑफ फैक्ट्री, लेट्स अज्यूम अगर है तो 1,50,000 सपोज। इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस, लिखते जाए साथ साथ। सपोज 2,50,000 फिगर्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ये बड़ा सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की जो सैलरीज हैं ये शायद इनडायरेक्ट लेबर में आ गई हैं। इनडायरेक्ट लेबर में शायद बाकी सारी आ गई हैं, अनलेस अदरवाइज हमें अलग बताएंगे। यूटिलिटी बिल समझ आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस बिल्स को इकट्ठा करके यूटिलिटी बिल्स। डेप्रिसिएशन जरा लिखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। तो फैक्ट्री एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री मशीनरी, फैक्ट्री फर्नीचर, फैक्ट्री एसेट्स की डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स सपोज 150,000। जी इंश्योरेंस को बोल रहे थे आप।
इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एसेट्स फॉर एग्जांपल 75,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसकी? हाँ जी, फैक्ट्री एसेट्स। ये जो गुड्स को बनाने की कॉस्ट है ये फैक्ट्री के अंदर बेटा इंकर होनी है, और हम उसी फैक्ट्री में जो इंकर हो रही है बस उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिस्ट डाउन चेक कर रहे हैं। ठीक है जी, एक्सेट्रा इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं, जस्ट एक थोड़ा सा मैंने आइडिया शायद दिया। कैलकुलेटर पकड़े जरा, एक फैक्ट्री ओवरहेड्स का अलग से अपने टोटल करना जरा। अगर आज कैलकुलेटर नहीं भी है तो काइंडली प्लीज होना चाहिए। ये अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है वो अमोर्टाइजेशन आ जाएगी, लेकिन अभी मेरा ख्याल है इंटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइजेशन रहने दें, पहले जरा कुछ आसान सी चीजें रिवाइज कर लें। 50,000 प्लस 3 लाख प्लस 150 250 को लास्ट लाइन में से टोटल बताया जरा। लास्ट लाइन में भी टोटल होगा यार, यूज करें प्लीज, कैलकुलेटर है मेरा ख्याल है। 10 सही सॉल्व कर लो यार, तो लास्ट टाइम में से फाइनल करेगा यार। 1035 भाई बता रहे हैं, चेक करें सारे। ये पहला 50 है यार ऊपर, नहीं 5 लाख मेरा ख्याल है, कॉमा मेरा थोड़ा सा आगे हुआ है, 50,000 है। 50,000 1035, कोई नहीं चेक कर लेना। 1035 000 करें जी फाइनल। देखने को कैलकुलेशन एरर है तो बता दो, सॉल्व किया करें प्लीज, कैलकुलेटर के बगैर कोई फायदा नहीं है, कल से जरूर हो अगर आज नहीं भी है। हो गया टोटल? चले एक लास्ट स्टेप, प्राइम कॉस्ट ढूंढे कितनी है। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या ऐड हो गया हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। अब बेटा अगर हम प्राइम कॉस्ट में जिसमें मटेरियल लेबर पहले ही आ रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी प्लस कर लें, बोले किसमें क्या प्लस कर लें? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स भी ऐड अप कर लें, तो हमारे पास जो फिगर आएगी पहले उसका नाम सुन लें फिर उसका आंसर बताइएगा आप। इसे कहेंगे फिर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज सम ऑफ, बोले प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट इज सम ऑफ, हिम्मत डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। और जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर प्लस कर लें तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताइए कितनी आ रही है? 15,50,000 प्लस 10,35,000, 2585,000। प्लीज सॉल्व करें। टोटल्स जब भी क्लास में हो रहे हो तो करें प्लीज, टोटल देख के लिखने का कोई फायदा नहीं है। एक और टोटल लिख लिया है, कैलकुलेटर से देख के लिखें। प्राइम कॉस्ट ढूंढने, इन्वॉल्व रहे सर जी, इन्वॉल्व रहे, बोर्ड से देख के लिखने का कोई एज इट इज फायदा नहीं है। ठीक है, बाद में चेक करें। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब ऊपर जरा ये लिखने के बाद ऊपर हेडिंग देखें, स्टेटमेंट की हेडिंग क्या है? तो इसके नीचे बेटा दो स्टेप्स अभी रहते हैं। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अभी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक पहुंच, ये स्टार्ट करें जो आगे ये फ्रेंड्स। देन बेटा अगर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाए तो उसके बाद अब आगे क्या आना है, अभी लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, थोड़ा सा सोचना पड़ना है यहाँ, इसलिए मैंने कल कंप्लीट नहीं किया था इसे। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जब कैलकुलेट हो जाती है, रॉ मटेरियल सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करने के लिए फिर ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की एडजस्टमेंट होती है। वर्क इन प्रोसेस किसे कहते हैं? ये प्रोडक्शन हॉल के अलावा बेटा बिलाल साहब जितनी भी सैलरी है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगी, प्रोडक्शन हॉल के अलावा, चाहे वो रॉ मटेरियल स्टोर रूम में एम्प्लॉइज हैं या वो फिनिश गुड स्टोर रूम में, कहीं भी हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अगर बाहर है। ठीक है बिलाल साहब? हाँ ठीक है।
तो सिर्फ जो डायरेक्ट लेबर है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी सैलरी के लिए वर्ड है। अदरवाइज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाहर अगर कोई भी एम्प्लॉय है, चाहे वो स्टोर रूम्स में है या अदर किसी डिपार्टमेंट में है, वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगी और फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगी। जी सॉरी, वर्क इन प्रोसेस की बात हो रही थी। वर्क इन प्रोसेस मींस ऐसी गुड्स जो अभी कंप्लीट नहीं हुई। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या होगा? डेफिनेटली क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ऑफ लास्ट ईयर को हमने ओपनिंग कहा होगा। ओपनिंग का मीनिंग हो जाएगा ऐसी गुड्स जो साल के शुरू में भी बन रही हैं। डेफिनेटली वो किस साल शुरू हुई होंगी लेकिन कंप्लीट नहीं हुई होंगी, लास्ट ईयर उनका नाम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा। और एज इट इज उन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को हमने अपने करंट ईयर के एंगल से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहा होगा। ठीक है, और इसी तरह फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एंड फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की एक एडजस्टमेंट होनी है, ये भी मैं डिस्कस करता हूँ। ये सर मैं जरा वर्ड पर लिखूंगा। लेट्स अज्यूम हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का बना रहे हैं, ऊपर आएगा जहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, इसके साथ जरा एक अकाउंटिंग पीरियड लिखना जरा। ये सपोज फॉर द ईयर एंडेड है, ऊपर हेडिंग के साथ जरा लिखना है। Let's assume year ending is 30th June 2022. 30th June 2022 हमारा ईयर एंड है, जिस ईयर की हम एक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बना रहे हैं। जिस तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हर साल बनती है, उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हर साल बनेगी ताकि पता चले कि जो गुड्स बना ली हैं उनको बनाने में कितनी कॉस्ट इंकर हुई। तो मैंने ये जो डेट लिखी आपके सामने, इसका मतलब फिर ये हुआ कि 1 जुलाई 2021 वाले दिन 1 जुलाई 2021 वाले दिन जो गुड्स अभी इन प्रोसेस होंगी वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होंगी, और 30th जून 2022 वाले दिन जो गुड्स अभी बन रही होंगी वो फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की आपके सामने मैंने एडजस्टमेंट करनी है और आपसे जरा उसको डिस्कस करना है। तो मेरी इस अब डेट की बेस पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टॉक व्हिच इज इन प्रोसेस ऑन 1 जुलाई 2021। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सही क्लियर रखें जरा। और क्लोजिंग मींस आप बताएं 30th जून 2022 वाले दिन की बात कर। तो लेट्स अज्यूम जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में गुड्स बन रही थी उन गुड्स की कॉस्ट 17,000 रुपीज इंकर हो चुकी थी। अभी ना लिखेगा, आराम से पहले बात पूरी समझिएगा। ये मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने 70,000 रुपीज की एक अमाउंट लिखी है। ये 70,000 रुपीज की कॉस्ट किस पीरियड में इंकर हुई होगी? मैंने इसे ओपनिंग के सामने लिखा है अपनी पीरियड के एंगल से, लेकिन इन गुड्स पे पिछले पीरियड तक 70,000 रुपीज की कॉस्ट इंकर हो गई होगी, लेकिन अगर ये इन प्रोसेस है तो मींस ये उनकी 100% कॉस्ट नहीं है, या 100% कॉस्ट है। वर्क इन प्रोसेस के सामने लिख रहा हूँ ना, तो लेस देन 100% ये गुड्स होंगी। तो सपोज फॉर अ सेक ऑफ अ डिस्कशन लेट्स अज्यूम इन पे 85% काम हो चुका था, तो फिर ये इन प्रोसेस क्यों है? क्योंकि बाकी 15% होना है। ये 85% किस पीरियड में हुआ होगा? और उस पीरियड में, लास्ट पीरियड में जब ये कॉस्ट इंकर हुई होगी तो उसकी इस 80% अमाउंट की, उस 80% वर्क की कॉस्ट कितनी है? 70,000। मतलब 80% जो 85% जो वर्क हुआ है उस वर्क से 70,000 रुपीज की कॉस्ट इंकर होगी। करंट ईयर में या लास्ट ईयर में? तो हमने वो लास्ट ईयर की अमाउंट जो क्लोजिंग से ओपनिंग बना ली। सिमिलरली लेट्स अज्यूम ईयर एंड पे अब जो स्टॉक पड़ा है उसकी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है 80,000 and this 80,000 is suppose reflecting 90% cost of those goods which are in process at the end of the current year. Is there any difference between these two stocks? ओपनिंग की बात किस दिन की हो रही है? पीरियड के स्टार्ट की। क्लोजिंग की बात क्या वही ओपनिंग जो हमारे पीरियड पे स्टार्ट पे होगा वही इस पीरियड के एंड पे क्लोजिंग होगा? अब जरा इसको थोड़ा सा जरा कॉस्ट सोच। एक सपोज अपनी फैक्ट्री यूटिलाइज करें, लेट्स अज्यूम आपकी फैक्ट्री है, पीरियड के स्टार्ट पे अगर कुछ गुड्स बन रही होंगी तो सबसे पहले ड्यूरिंग द पीरियड आप उन्हीं को कंप्लीट कर रहे होंगे और फर्दर कॉस्ट इंकर कर रहे होंगे।
ड्यूरिंग द पीरियड आप सबसे पहले किन गुड्स को कंप्लीट करेंगे? जो पिछले पीरियड में स्टार्ट तो हो गई होंगी लेकिन वो पिछले पीरियड में कंप्लीट नहीं हो सकी होंगी। सबसे पहले आप उन्हीं पे मोस्ट लॉजिकली फर्दर कॉस्ट इंकर करके उन्हें कंप्लीट कर रहे होंगे। क्या ख्याल है? या उन गुड्स को रहने देंगे और उनकी जगह नई गुड्स को बनाना शुरू कर देंगे? और अगर हम अपनी एग्जांपल के एंगल सोचें तो कल हमने शर्ट्स की एक सोची थी, सबसे पहले आप किन शर्ट्स को इस साल कंप्लीट कर रहे होंगे जो पिछले साल शुरू तो हो गई होंगी लेकिन कंप्लीट नहीं हुई? आप शायद ऐसे लॉजिकली नहीं करेंगे कि उन शर्ट्स को रहने देंगे और नई शर्ट्स नया क्लॉथ मंगवा के उन शर्ट्स को बनाना शुरू कर देंगे। व्हाट शुड बी द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर? सबसे पहले किस पे काम कर रहे होंगे? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को आप 100% कंप्लीट तक लेके आए होंगे। फिर क्या ये पॉसिबल है कि आपने कुछ शर्ट्स इसी पीरियड में और बनानी शुरू की हो और वो कंप्लीट भी हो गई हो? अब शर्ट्स की बात हो रही, पूरे पूरे साल तो शर्ट्स को शायद नहीं लगना। तो कुछ शर्ट्स ऐसी भी होंगी जिनका इसी पीरियड में हमने रॉ मटेरियल मींस क्लॉथ मंगवाया होगा और उनको इसी साल बनाना शुरू किया होगा और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी शर्ट्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर फिनिश गुड्स स्टोर रूम में भी चली गई होंगी। ऐसी है सर। और वंस अगेन फिर पीरियड एंड पे आके, इस पीरियड के एंड पे आके कुछ ऐसी शर्ट्स फिर हो सकती हैं, कुछ गुड्स ऐसी फिर हो सकती हैं जिन्हें हमने करंट ईयर के एंड पे कहीं स्टार्ट तो कर लिया होगा लेकिन 100% उन्हें कंप्लीट नहीं कर सके होंगे। उन्हें फिर बाकी जो काम रह गया होगा वो कब करेंगे उन पे कंप्लीट? वो फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कंप्लीट करेंगे। बात समझ आइए सर। तो ये जो मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिखा है उसके सामने 70,000 रुपीज लिखे हैं, क्या यही गुड्स एज इट इज क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में होंगे? इस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को पहले हमने कंप्लीट किया होगा, फिर कुछ फर्दर गुड्स भी होपफुली कंप्लीट हुई होंगी, लेकिन अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब है ये फिर वो गुड्स हैं जो हमारे करंट ईयर में स्टार्ट तो हो गई हैं लेकिन ये 90% तो हमारे पीरियड में कंप्लीट हो गई हैं, ऐसे ही? लेकिन बाकी 10% काम अभी नेक्स्ट पीरियड में होना है। अब जरा परसेंटेजेस पे भी मैं आ रहा हूँ। ओपनिंग पे दोबारा है। ओपनिंग के सामने जो मैंने 85% लिखा है, क्या ये काम पिछले पीरियड में हुआ होगा या हमारे पीरियड में? सोचा सोचा, पिछले पीरियड में 85% काम हो गया होगा। इनका जो रिमेनिंग काम है 15% वो हमारे पीरियड में हुआ होगा। क्या ख्याल है? और जो क्लोजिंग के सामने मैंने 90% लिखा, ये 90% नेक्स्ट ईयर होगा। तो ओपनिंग का रिमेनिंग काम हमारे पीरियड में होगा और क्लोजिंग का 90% हमारे पीरियड में हुआ होगा और बाकी 10% अभी अगले पीरियड में होगा। करंट पीरियड एंड प्रीवियस पीरियड सोच रहा था। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के अगेंस्ट करंट पीरियड में, इस पीरियड में 15% रिमेनिंग काम हुआ होगा और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने 90% लिखा हुआ है, क्या ये काम हमारे करंट पीरियड में हो गया है या नेक्स्ट पीरियड में होगा? क्या यही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो मैंने करंट ईयर के एंड पे लिखा है 90%, ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनेगा और नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनेगा, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनेगा, ये 90%? क्या ये नहीं बेटा? क्या जब नेक्स्ट ईयर की स्टेटमेंट आप बना रहे होंगे, नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट आप कहीं बना रहे होंगे, रॉ मटेरियल लिखेंगे, डायरेक्ट लेबर लिखेंगे, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखेंगे, फिर अगर आप नेक्स्ट पीरियड की स्टेटमेंट में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस लिखें तो आप उसके सामने क्या लिख रहे होंगे? यही 80,000 लिखेंगे ना? क्या क्लोजिंग में ओपनिंग बनना और उसके सामने परसेंटेज क्या लिख रहे होंगे? मीनिंग इसका क्या होगा इस 80,000 और 90% का नेक्स्ट ईयर के एंगल से? कि पिछले पीरियड तक 90% काम हो गया है, हाँ बाकी 10 कब हुआ होगा? वो नेक्स्ट पीरियड में हुआ, नेक्स्ट पीरियड में होगा। और अगर इसी 90% को मैं करंट ईयर के एंगल से सोचूं, करंट ईयर वापस आने अपने वाले ईयर में, तो क्या ये 90% काम हमारे पीरियड में हो गया है लेकिन बाकी 10% फिर नेक्स्ट पीरियड में अभी होना है? दोबारा 85% पे जरा थोड़ा सा सोचना पड़ना है जरा। 85% इज द ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऑफ द करंट ईयर। इस पे हमने रिमेनिंग मींस 15% काम करके कंप्लीट किया होगा और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे 90% काम हमारे पीरियड में हो गया होगा, हाँ अभी रिमेनिंग होना है, देयरफॉर ये अभी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ओके यहाँ तक? देन इससे पहले कि हम इसकी फर्दर डिस्कशन करें, आप वापस जरा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को जरा बोर्ड पे देखेंगे। अब एक फिगर लिखी हुई है 258500 जिसमें हमने
मटेरियल लेबर प्राइम कॉस्ट बना के फैक्ट्री ओवरहेड्स इकट्ठे कर लिए। स्टेटमेंट देख लें जरा, याद है ये 2585 कैसे है? इसमें हमने फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस कंसिडर कर लिए हुए हैं, मटेरियल भी, लेबर भी, और जो रह गए थे उसे फैक्ट्री ओवरहेड्स में प्लस करके कंप्लीट कर दिया। इन अदर वर्ड्स दिस 2585 is the total manufacturing cost of the current year। करंट ईयर, ठीक है, ये इस साल में खर्चा हुआ है। अगला इसे स्टेप वाइज हमने सोचना है कि इस कॉस्ट में किन किन आइटम्स को बनाने की कॉस्ट इंकर हुई होगी, इस कॉस्ट में किन किन आइटम्स की कॉस्ट शामिल होगी। मसलन सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस देखते हैं, जिसके नीचे लिखा हुआ, क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की 85% जो 70,000 रुपीज कॉस्ट आई है वो इस 2585,000 में शामिल होगी? ये फुल कंसिडरेट करना है कैंडी, एक एडजस्टमेंट आपसे करवानी है, लॉजिकली सोच के कीजिएगा। ये 70,000 किस पीरियड में इंकर हुआ होगा? तो क्या ये 70,000 का खर्चा हमारी इस करंट ईयर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आ रहा होगा? लेकिन क्या इन 75,000 वाली गुड्स का जो 85% कंप्लीट है, रिमेनिंग खर्चा हमारे इस 2585,000 में आ रहा होगा? रिमेनिंग आ रहा होगा, सारा आ रहा होगा, 85 आ रहा होगा? सारी ही आ रहा होगा? क्यों नहीं आ रहा होगा? इन पे कुछ काम 85% लास्ट पीरियड में हो गया था, बाकी काम फिर हमारे पीरियड में हुआ होगा। तो 2585,000 में सबसे पहले, बल्कि सबसे पहले लॉजिकली इन्हीं गुड्स का रिमेनिंग मींस 15% का एक्सपेंस आ रहा होगा। समझ आ रही बात? दोबारा 2585,000 देखें। देन क्या सेकेंडली इसमें उन गुड्स का 100% खर्चा आ रहा होगा, लेट मी कंप्लीट, जिनको हमने इसी पीरियड में स्टार्ट किया होगा और इसी पीरियड में कंप्लीट भी कर दिया होगा। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की भी बात नहीं हो रही। सबसे पहले 2585,000 में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का रिमेनिंग एक्सपेंस आ रहा होगा। देन फिर इस 2585 में उन गुड्स का 100% एक्सपेंस आ रहा होगा जिन्हें हमने इसी पीरियड में स्टार्ट भी किया होगा और इसी पीरियड में एंड भी किया होगा। क्या ख्याल है? उनका मटेरियल, उनके लेबर कॉस्ट, उनकी ओवरहेड कॉस्ट 100% एज इट इज हमारी इस कॉस्ट में शामिल होनी चाहिए। लेकिन थर्डली क्या इस 2585,000 में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का रिमेनिंग 10% आ रहा होगा या 90% आ रहा होगा? वो 90% आ रहा होगा जो इस पीरियड में इंकर हुआ। तो इस 2585,000 में तीन तरह की कॉस्ट आ रही होगी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की रिमेनिंग कॉस्ट, जो गुड्स बन शुरू हुई और एंड हो गई उनकी 100% कॉस्ट, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की 90% मींस इस पीरियड में जो इंकर हुई है कॉस्ट वो आ रही है। आप लोग भी काइंडली सर्कल लगाएं जरा इस 2585,000 के साथ, और नीचे इसके गिन के जरा 4 लाइनें छोड़ें। जिस लाइन में आपने ये फिगर लिखी हुई है 1 2 3 4, इसके नीचे गिन के लाइनें छोड़ें और देन एक एरो सा बनाएं, और इस 2585,000 में क्या क्या आ रहा होगा जो भी हमने बोला वो काइंडली जरा एक लिस्ट बनाया जरा। 3 सेंटेंसेस लिखने आपने, प्लीज लाइंस छोड़ के प्लीज लिखिएगा। नहीं बस 4 लाइन सही है, मैं गिन के छोड़ दूँ, मैंने जानबूझ के गिन के कहा नेक्स्ट पेज पे करना है। अच्छा बन जाएगी मेरा स्टेटमेंट पूरी। दिस अमाउंट, किस अमाउंट की बात हो रही है? दिस अमाउंट शुड इंक्लूड जी नंबर 1 रिमेनिंग cost of opening work in process। वर्क इन प्रोसेस के लिए जरा एक एब्रीविएशन बना रहा हूँ, WIP। रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, साथ साथ सोचना भी है, कोई कंफ्यूजन आप साथ साथ डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल रिमेनिंग मींस 15%, लेकिन क्या हमेशा 15%? अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस सपोज 30% कंप्लीट था 70%, अगर 85% कंप्लीट है तो 3%, अगर 90% कंप्लीट था तो रिमेनिंग आ रही है। एनी कंफ्यूजन? और बल्कि रिमेनिंग भी सबसे पहले इंकर हुई होगी। सबसे पहले मींस इस पीरियड के स्टार्ट पे सबसे पहले वही रिमेनिंग खर्चा हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे करके
उन गुड्स को फिर कंप्लीट किया होगा। एनी कंफ्यूजन? सेकंड सेंटेंस लिखें जी। आप भी डेफिनेटली बेटा फिलहाल एब्रिविएशन यूज कर लें। ये मतलब लिखते हुए थोड़ा टाइम सेव करना, बाकी जहाँ स्टेटमेंट में वहाँ पूरे वर्ड ही लिखना है। देन पॉइंट नंबर 2, 100% कॉस्ट ऑफ those goods which are started and completed during the period. 100% cost of those goods which are started and completed during the period. क्या मतलब started and completed? इसी पीरियड में उनका रॉ मटेरियल मंगवाया और इसी पीरियड में उनका रॉ मटेरियल लगा के ओवरहेड्स लगा के कंप्लीट करके फिनिश गुड्स में भेज दिए। ठीक है, सारा काम किस साल हुआ, तो अगर इसी साल हुआ तो उसी का सारा खर्चा करंट ईयर में ही होगा। क्लियर है सर? एनी कंफ्यूजन? थर्ड आप बनवाएं जरा, ऊपर देख के जहाँ से हम नीचे हैं। क्या इस 2585000 में कुछ और भी होगा क्या? चले बोर्ड पे देखें, मेरे ख्याल अभी आपने लिखा नहीं। क्या रिमेनिंग खर्चा या 90% खर्चा? 90% कैसे? जो इंकर हुआ है वही खर्चा भी आ रहा होगा, बाकी 10% तो कब आएगा? अगर नेक्स्ट ईयर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सोची जाए तो उस नेक्स्ट ईयर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमारी इस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस से रिलेटेड फिर रिमेनिंग मींस 10% कॉस्ट आएगी और फिर यही क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर ओपनिंग करना है। क्लियर है जी? थर्ड सेंटेंस, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, मतलब शायद स्लो स्क्रीन चलिए, मैं बोल रहा हूँ लिख लो, आप याद आएगा सामने। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, ये जरा मबीन देखना है। incurred on closing work in process, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट जरा काइंडली मैं बोल रहा हूँ सुन के जरा लिख लीजिएगा, अभी आ रहा है, जैसे स्क्रीन थोड़ी सी स्लो चल रही है, मैं भी सही करवाता हूँ। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट incurred on closing work in process during the year, during the period. Percentage of cost incurred on closing work in process during the period. ये परसेंटेज ऑफ कॉस्ट समझेंगे? परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट इंकर 90% या 10%? अगर 70% कॉस्ट इंकर हुई होती तो वो 70 आ रहा होता, बाकी तब इंकर होगा जब इसे हम नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट करते हैं। एक नजर आप इंडिविजुअली पढ़ना, कोई कंफ्यूजन वाली बात अगर है तो उससे पहले डिस्कस करना। ओके सर, चलिए अब आप भी ऊपर वाली जो चार छोड़ी थी इनमें से 2 लाइंस में जरा ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की परसेंटेजेस और अमाउंट्स लिखना होगा। फिगर्स डेफिनेटली आपके सामने मैंने अज्यूम किए हैं, ये फिर कैलकुलेट कैसे होते हैं ये फिर अभी क्वेश्चन करेंगे हम। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 70,000 रुपीज, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 80,000 रुपीज। जी हमजा ये भी सोचते हैं, लेकिन 2585000 में क्या है ये क्लियर हो गया। बाकी आगे जो फिगर्स मैंने लिखी इनकी अभी एडजस्टमेंट आपसे मैंने पूछनी है।
इन फिगर्स को प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो भी आपसे पूछ रहा हूँ। कुछ होना भी बल्कि चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये तो मैं जस्ट चाह रहा हूँ फिगर्स आप लिखना ताकि आप अकॉर्डिंगली फिगर्स और परसेंटेजेस देख के मेरे साथ फिर प्लस माइनस का कोई डिसीजन ले सकें। नोट कर लिया? अब सर वो मैं नीचे तीन जो आपको सेंटेंसेस लिखवाए हैं, उन सेंटेंसेस का मकसद ये है कि इन ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की फिगर्स को जरा एडजस्ट करना हम सीख सकें। हमारी स्टेटमेंट की हेडिंग है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब है जो गुड्स बनी हैं उनकी कॉस्ट, और जो गुड्स बनी हैं उनका मतलब फिनिश गुड्स है, वर्क इन प्रोसेस है या रॉ मटेरियल है। फिनिश गुड्स की बात हो रही है। तो इन अदर वर्ड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट मींस कि हमने जो ड्यूरिंग द ईयर फिनिश गुड्स बनाई हैं उनकी हम कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। जो गुड्स हमने बना ली हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तब 258500 ज़हन में रख के और नीचे वाला फर्स्ट सेंटेंस जरा पढ़ें। नीचे जो अभी तीन पॉइंट्स लिखे थे आपने, उसका फर्स्ट सेंटेंस पढ़ें। क्या इस 258500 में रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस शामिल है? अब रिमेनिंग मींस 15% की बात हो रही है। अब इससे नेक्स्ट लाइन देखें जरा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 70,000। क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स हमारे वाले पीरियड में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई होंगी? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स क्या हमारे इस करंट पीरियड में अब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई होंगी? इन अदर वर्ड्स क्या उनकी अब टोटल कॉस्ट, उन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स की टोटल कॉस्ट हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में शामिल होनी चाहिए? मैंने अब करना ये है, जरा बोर्ड पे काइंडली देखिएगा, हमने अब फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करनी है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मींस इस पीरियड में जो गुड्स हमने कंप्लीट करनी है उनकी फाइनल कॉस्ट तक हमने पहुंचना। तो 258500 में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की 100% कॉस्ट नहीं आ रही होगी, 15% कॉस्ट आ रही होगी। तो क्या उनको बनाने में सिर्फ 15% कॉस्ट इंकर हुई है या 100% कॉस्ट इंकर हुई है? वही तो 100% इंकर है, लेकिन वो 100% कैसे इंकर हुई है? 85% लास्ट ईयर में इंकर हुई थी और 15% हमारे पीरियड में। 258500 गौर से देख रहे हैं, मुसलसल गौर से देख रहे हैं, क्या इसमें इससे नीचे वाला 70,000 आ रहा होगा? आ रहा होगा यार? ये कब इंकर हुआ होगा? इसमें तो ये नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि पिछले पीरियड का खर्चा है। लेकिन क्या फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ द करंट ईयर में वो 70 भी आना चाहिए और इस पीरियड का रिमेनिंग भी आना चाहिए ताकि उसकी टोटल कॉस्ट आ जाए, देखिए एक मिनट सिंपल सा एक बात कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट है 10,000। कंसंट्रेशन सुनिएगा जरा, मैं एक अलग से एग्जांपल सिर्फ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के एंगल से बना रहा हूँ। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे 10,000 की कॉस्ट इंकर हुई थी। डेफिनेटली कब इंकर हुई होगी? पिछले पीरियड में इंकर हुई होगी। लेट्स अज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड हमने सिर्फ इसी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया है। लेट्स अज्यूम कि ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या किया? सिर्फ इसी वर्क इन प्रोसेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की फर्दर कॉस्ट इंकर की है और सपोज वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस पीरियड में सिर्फ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से रिलेटेड इंकर हुई है, वो सपोज 70,000 है। व्हाट इज दिस 10,000 एंड व्हाट इज दैट 70,000 जो मैंने ऊपर लिखा है इस पे? 10,000 कब खर्चा हो गया था? पिछले पीरियड। और लेट्स अज्यूम उन्हीं 10,000 वाली गुड्स को फर्दर कंप्लीट करने के लिए हमने ड्यूरिंग द ईयर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 70,000 फर्दर इंकर की है। अब 70 मैंने ऊपर क्यों लिखा है? ये इस पीरियड का खर्चा है, उस पीरियड का रिमेनिंग खर्चा है, ये 100% खर्चा है, रिमेनिंग खर्चा है। और 10,000 रुपया जो है ये पिछले पीरियड में खर्चा हुआ है। अब अगर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही गुड्स है, तो आप ये बताएं इन गुड्स को बनाने की टोटल कॉस्ट क्या है? 80,000। इट मींस जब आप यहाँ सॉल्व कर रहे होंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, अगर आप फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड आउट करना चाहें कि इन गुड्स को बनाने की टोटल कॉस्ट, जिनको हमने स्टार्ट तो पिछले पीरियड में कर लिया था लेकिन कंप्लीट करंट ईयर में किया है, उनको बनाने की टोटल कॉस्ट क्या आई है, तो 70 लिखेंगे, 10 लिखेंगे या दोनों को प्लस कर लेंगे?
10 कब तक का खर्चा होगा? पिछले पीरियड का। जो रिमेनिंग खर्चा है वो फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का इसमें प्लस करके टोटल आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में इस पीरियड में 80 आना चाहिए, 10 या 70? 80 क्यों आना चाहिए? क्या ये गुड्स इस साल कंप्लीट हुई हैं? तो क्या उस पर जो टोटल कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में शामिल होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या था? कुछ कॉस्ट पिछले पीरियड में आई थी, कुछ कॉस्ट करंट पीरियड में आई है। देयरफॉर जो करंट पीरियड में कॉस्ट आई है उसमें फिर हमें जो पिछले पीरियड में कॉस्ट आई थी प्लस करके टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनानी पड़ेगी। अब अपनी स्टेटमेंट करनी देखें जरा। आपकी स्टेटमेंट में 70,000 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ना 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 70,000 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? जो खर्चा पिछले पीरियड में हुआ था परसेंटेज हमने जरा समझने के लिए लिखी हुई है। और बाकी जो कॉस्ट है वो किस में ऑलरेडी शामिल हो गई होगी? 2585,000 में। तो क्या अगर अब मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड आउट करनी है तो 2585,000 में 70,000 को प्लस करना पड़ेगा सर। फाइनल जरा आप बोले प्लस क्यों करना पड़ रहा है? नहीं नहीं ना 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 प्लस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि करंट ईयर में अब ये गुड्स कंप्लीट हो गई हैं और हम ये चाह रहे हैं कि उनकी कंप्लीट गुड्स की कॉस्ट आ जाए। तो जो खर्चा पिछले पीरियड में हुआ था अगर हम उसे इस रिमेनिंग खर्चे में प्लस कर लेंगे तो हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स की टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगी है हमारे सामने आ जाएगी। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को इसलिए ऐड किया जाता है ताकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जिसे आपने इस पीरियड में कंप्लीट किया है उसकी 100% कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में कैलकुलेट हो जाए। बात समझ आ रही प्लीज? तो 2585,000 फाइंड बोले उसमें क्या था इन गुड्स से रिलेटेड? रिमेनिंग था। जो रिमेनिंग में हमने पिछला खर्चा प्लस कर लिया तो हमारे पास फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन गुड्स के एंगल से कंप्लीटली कैलकुलेट हो जाएगी। सबको समझ आ गया प्लीज? तो व्हाई वी आर एडिंग 70,000 एक दफा बोला कि ना हिम्मत करें। प्रीवियस ईयर की अगर ये कॉस्ट है तो सब प्लस क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। चले अलग अलग दो हिस्से कर लेते हैं। ये खर्चा प्रीवियस पीरियड का है लेकिन प्रीवियस पीरियड तक के इस खर्चे से गुड्स कंप्लीट नहीं हुई थी। लेकिन क्या अब इस पीरियड में इनका रिमेनिंग खर्चा इंकर हो गया है? तो अब इन दोनों को प्लस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ दीज गुड्स कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है प्लीज? तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को फिर आपने टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में प्लस कर लेना है। अब इससे पहले कि हम क्लोजिंग की वर्किंग करें बताएं क्लियर हो गया ओपनिंग सबको? देन इसका नीचे सेंटेंस पढ़े सेकंड जो नीचे आपने इंग्लिश में लिखा बताएं इसके अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है हमें? ये ऑलरेडी 2585 में आ रही है वो और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में भी आ जानी चाहिए 100% कॉस्ट इंकर होगी। फाइनली प्रॉब्लम सिर्फ किसका रह गया? अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की एडजस्टमेंट करनी जरा खुद से कर लें मेरा ख्याल है बात से इतना में क्लियर हो जाएगी। नहीं एक सेकंड जरा क्या ये 80,000 रुपीज 2585,000 में शामिल है? सबसे पहले ये क्लियर करना है क्या ये 80,000 2585,000 में शामिल है? लेकिन क्या ये 80,000 इन गुड्स की 100% कॉस्ट रिफ्लेक्ट हो रही है? तो ये बेटा 80,000 कॉस्ट इंकर तो हो गई है लेकिन इस कॉस्ट इंकर होने से अभी ये गुड्स 100% मैन्युफैक्चर नहीं हुई है। तो हम इसको फिलहाल क्यों माइनस कर देंगे? पहले शामिल है इसलिए माइनस कर देंगे ताकि सिर्फ उन गुड्स की कॉस्ट आ जाए जिन्हें हमने इस पीरियड में कंप्लीट किया है। थोड़ा सा आगे बढ़े नेक्स्ट ईयर जरा ज़हन में लाए जरा क्या ये जो 80,000 है इस 80,000 ने नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनना फिर ये जो ओपनिंग 80,000 है ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड होके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में प्लस होगा। इस साल इसलिए माइनस कर दिया है कॉस्ट तो इंकर हो गई है लेकिन इस कॉस्ट से गुड्स अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड करके टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल ली है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को माइनस इसलिए कर दिया है कि कॉस्ट तो इंकर हो गई है लेकिन इस कॉस्ट के इंकर होने से गुड्स अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो प्लस करें या माइनस करें? बाकी बात तो शायद सिंपल हो जाएगी एक प्लस एक माइनस हो रहा है लेकिन मैं चाह रहा हूँ जरा लॉजिकली सही क्लियर हो। ओपनिंग को ऐड करने की रीजन टोटल कॉस्ट बन जाए और क्लोजिंग को लेस करने की रीजन कि इस कॉस्ट के इंकर होने से अभी गुड्स 100% कंप्लीट नहीं हुई। इन्हें तब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड होना चाहिए जब इन पे रिमेनिंग कॉस्ट भी इंकर हो जाएगी विच मींस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में से ऐड होना चाहिए। क्लियर हो गया सारे? तो 70,000 बेटा ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक का 80,000 माइनस करके फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे। मेरे अलावा किसी को समझ आई क्या बात हुई है? फाइनल आंसर बताएं जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर?
ये कंप्लीट कर लें जी, एक नज़र देख लें, सोच लें, पढ़ लें नीचे आप, तो अगर कंफ्यूजन है तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। Any confusion anywhere, sir? तो ये बेटा अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का एक फॉर्मेट है जो हर टॉपिक में शायद आगे जाके यूज हो जाना है। तो मेरी सजेशन के तौर पे जरा एक नज़र फाइनली दोबारा देख लें, थोड़ा सा जहन में जरा रिवाइज हो जाए, फिर इंशाल्लाह भी क्वेश्चन भी करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम की एक वर्किंग होती है, फिर उसमें डायरेक्ट लेबर प्लस करके प्राइम कॉस्ट आ जाती है। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स की एक लिस्ट बन जाती है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करके टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होती है। फिर उसमें क्या होता है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड हो जाता है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस होके क्या फिगर आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर आ जाती है। ये स्टेटमेंट सिर्फ किस बिजनेस में बनती है? ट्रेडिंग बिजनेस में क्यों नहीं बनती? वहां गुड्स मैन्युफैक्चर ही नहीं होती, वहां गुड्स को परचेज करके सेल किया जाता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में गुड्स को पहले मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उसके बाद सेल करते हैं। जी डेफिनेटली काम सब ठीक कह रहे हैं। जी बेटा इसका 85% काम जो था वो लास्ट ईयर में हुआ था और रिमेनिंग आपने भी लिखा वो करंट ईयर में हुआ है। तो रिमेनिंग को अगर 85% में प्लस कर दें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। और क्लोजिंग पे कॉस्ट इंकर हो गई है, लेकिन उस क्लोजिंग की कॉस्ट की वजह से भी ये गुड्स कंप्लीट नहीं हुई। तो जब ये गुड्स कंप्लीट होंगी मींस नेक्स्ट ईयर उस वक्त कॉस्ट ऐड होगी, ठीक है जुनैद। चले सर एक नेक्स्ट हेडिंग देखें जरा इसी स्टेटमेंट के आगे, जरा बात थोड़ी सी और कंप्लीट कर लें। स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जिस तरह ट्रेडिंग बिजनेस में बनती है उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी बनेगी। कुछ वर्ड्स का बस डिफरेंस है, तो वो जो डिफरेंस है वो शायद हम यही जरा समझने पाना। हेडिंग लिखिए। इसके साथ भी इसी तरह फॉर द ईयर एंडेड आएगा, जिस तरह मैंने वहां क्या लिखा था, 30 जून क्या था, 30 जून 2022। बल्कि काइंडली जरा हेडिंग के साथ अगर ब्रैकेट में लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से स्टेटमेंट बना रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वर्ड सुने हुए? स्टार्टिंग पॉइंट बताएं। हेडिंग लिख रहे हैं तो जरा चंद जो एडिशंस हैं, नई चीजें वो जरा सुनना जी। जस्ट लाइक एनी अदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, सबसे पहले सेल ही आएगी, लेकिन किस चीज की सेल? फिनिश गुड्स, सेल ऑफ फिनिश गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या बेचेंगे आप? तो फिनिश गुड्स की सेल आएगी। फिगर्स अब मैं अज्यूम नहीं कर रहा, मैं जहाँ पे फिगर है बस वही बताता हूँ। तो आनी तो सेल ही है, लेकिन ना रॉ मटेरियल की ना वर्क इन प्रोसेस की, फिनिश गुड्स की सेल आनी। नेक्स्ट हेडिंग क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब होता है जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या बेचा है? नहीं, क्या बेचा है, क्या बेचा है? फिनिश गुड्स। तो इसका मतलब ये होगा जो फिनिश गुड्स बेची हैं उनकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो फिनिश गुड्स बेची हैं उनकी कॉस्ट अब कैलकुलेट होनी है। तरीका वही है लेकिन कुछ वर्ड्स का डिफरेंस है। एक मिनट है जरा, लेट मी कंप्लीट। बताइए कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट होती है? ओपनिंग स्टॉक। लेकिन एक मिनट, लेकिन किसका ओपनिंग स्टॉक है?
हाँ जी, अब फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेंगे आप। हेड कंसंट्रेट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेंगे, जरा फिनिश गुड्स स्टोर रूम ध्यान में रखना। फिनिश गुड्स स्टोर रूम के अंदर कुछ गुड्स पहले से पिछले पीरियड में अगर बनाई थी, नहीं बिकी तो पड़ी होंगी, उसमें फिर प्लस होना है। क्या परचेजेस प्लस होंगी? अब हमने ये खरीदी नहीं है, अब ये बनाई है, तो अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर ऐड होगी, और इस फिगर को हम कहाँ से ढूंढा करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बना के पहले ढूंढा करेंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनानी है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, तो पहले आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर चाहिए होगी और आप स्टेटमेंट बना लेंगे। तो अपनी स्टेटमेंट देखें जरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या आंसर है उसमें? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर ओपनिंग फिनिश गुड्स में प्लस करेंगे। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द फिगर? 2575000। तो व्हाट इज द फर्स्ट चेंज? ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसमें क्या आ रहा था? ट्रेडिंग बिजनेस में क्या आता है? परचेजेज ऐड होती हैं, ओपनिंग स्टॉक में परचेजेज ऐड होती हैं, या ओपनिंग स्टॉक में जो चीजें बनाई हैं उनकी कॉस्ट ऐड होगी, क्योंकि अभी हमने खरीदी नहीं है, हमने खुद से बनाई है। ठीक हो गया? बाकी डेफिनेटली उसी तरह माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। चलें कुछ फिगर्स भी अज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स अज्यूम सेल है 5 मिलियन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सपोज हमारा 50,000, क्लोजिंग है 175,000। यहाँ से फिर क्या कैलकुलेट हो जाएगा जी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? बोले ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ तक आ जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल। Any confusion? जब लिखे जरा कंप्लीट करें। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आ रही है? ओपनिंग प्लस माइनस 255,000,000। ठीक है ना यार? कॉस्ट ऑफ सेल्स फिर किस में से लेस होगी? सेल 50 लाख, तो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट 245,000,000। टोटल से बड़ा कैलकुलेटर पे करेंगे, उठ के देखना शुरू हो गया। यहाँ तक क्या डिफरेंस निकला? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में भी शायद एक तो फिनिश गुड्स की बात हो रही है, और सेकेंडली परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर आ रही है। चले आगे। यहाँ से ऑनवर्ड्स अब डिफरेंस कोई नहीं है, ट्रेडिंग बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, वही चीजें जो वहां आती हैं यहाँ भी आएंगी। बताएंगे क्या आता है? अदर इनकम, तो एक दो एग्जांपल्स बोले अदर इनकम की। हिम्मत करें। इंटरेस्ट इनकम और कमीशन इनकम, रेंट इनकम, गेन ऑन डिस्पोजल, बड़े हो गए वो भी चले बस काफी है। लेट्स से हम 10,000 अदर इनकम। आगे चले अदर इनकम से आगे कम और यार कौन से एक्सपेंसेस? ट्रेडिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस पढ़े होंगे आपने। क्या पढ़ा हुआ?
एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं बेटा, एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे ना फिर। हेड ऑफिस में जो रेंट होगा, यूटिलिटीज होगा, सैलरीज होंगी, वो फिर एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर शायद आएंगे। अभी इसलिए पूछा आपसे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हेडिंग पड़ी हुई है, मेरा ख्याल है इसमें पड़ा हो शायद, लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इकट्ठा करके ही तीन चीजें आती हैं, एडमिन एक्सपेंसेस भी आएंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस भी, और फिर शायद फाइनेंशियल चार्जेस भी वर्ड सुना होगा, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, तो उस तरह से वर्ड लिखता हूँ, बाकी एक्सपेंसेस ही हैं। लेकिन बाय द नेम ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस मींस हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस मींस सेलिंग डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस की एग्जांपल देंगे कोई अच्छी सी तरह? पता है यार, पता, हिम्मत हिम्मत। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के अलावा कैरिज आउटवर्ड सुना होगा, कैरिज आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स? क्या होता है आउटवर्ड्स? चीजें बेचने वाला, कैरिज आउटवर्ड्स, कमीशन, सेलिंग एक्सपेंसेस। लेट्स से 1 लाख, 2 लाख, जी फिर फाइनेंशियल चार्जेस वर्ड होते हैं। हाँ जी, 1 लाख। फाइनेंशियल चार्जेस किसे कहते हैं? फाइनेंस कॉस्ट किसे कहते हैं? इंटरेस्ट कॉस्ट, बैंक चार्जेस, लोन पे इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, ठीक है। उसके बाद फिर इसी तरह होता है नेट प्रॉफिट। एडमिन एक्सपेंसेस में जो हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं वो सारे आ जाएंगे, सैलरीज, यूटिलिटीज, इवन डेप्रिसिएशन ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। और सेलिंग एक्सपेंसेस में जो सेलिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल चार्जेस में लोन्स और बैंकों से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं, एक सॉल्व कर लेना नेट प्रॉफिट। ये मारूफ साहब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ईयर एंड पे ही बनती है, लेकिन बेटा मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना ही नहीं रहा, मैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहा हूँ यार, ये फॉर द ईयर एंड बनती है। ये ग्रॉस प्रॉफिट में जरा प्लस कीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सेल आती है, ये वाली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रहने दे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है बेटा। ये ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस एक्सपेंसेस बताइएगा, तो 110 मारूफ साहब ठीक है। एक नजर देखिए नहीं कोई कंफ्यूजन प्लीज, आई होप इस तरह की कंफ्यूजन तो नहीं है। ये कौन सी स्टेटमेंट बनाई है हमने? एक भाई कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ये क्या बनाया मैंने आपके सामने?